श्रेया जिनफेंग ने किताब को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में हर की एक झलक दिखाई दे रही थी। श्रीमान डो ने कहा था कि पढ़ाई में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ अपनी किताबों का पुनरावलोकन कर रहा हूँ महोदया, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे बेहद घृणा महसूस हुई। इस औरत की नीयत जरूर अच्छी नहीं थी। अगर वह उसके साथ वापस चला गया तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाएगा। यकीनन वे श्री डू को भी भगा देंगे। वे उसे पढ़ाई करने से रोकना चाहते हैं। भला ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है। उसे अभी भी मन लगाकर पढ़ाई करनी थी और अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए राजधानी जाना था। उसकी बहन की तबीयत खराब थी और वह राजधानी में अकेली थी। उसे चैन नहीं मिल सकता था। पहले जब उसकी बहन घर पर होती थी तो वह उसके लिए मार पिटाई और डांट फटकार सहती थी। वह पूरी ताकत से उसकी रक्षा करती थी और उसके लिए सबसे अच्छा खाना बचाकर रखती थी। अब जब उसकी बड़ी बहन घर पर नहीं थी और वह बड़ा हो गया था तो बाद में उसकी रक्षा करने की बारी उसकी होगी। श्रेया जिनफेंग की वापसी की अनिच्छा देखकर लेडी याओ की आंखों में थोड़ी सी उग्रता झलक उठी। फिर उन्होंने अपने लाडले जुड़वा बच्चों श्रेया वेफेंग और श्रेया रुई को अपनी ओर खींचा और कुछ आंसू बहा दिए। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो बच्चे। तुम्हारा छोटा भाई और बहन तुम्हें देखने के लिए हर रोज रोते चिल्लाते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी इसे सहन नहीं कर पाते। प्यारे बच्चे, माँ जानती है कि उसने अतीत में गलती की थी। कृपया अपने छोटे भाई और बहन की खातिर हमारे साथ वापस आ जाओ। दोनों युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। हम उसे देखकर कौन रोता और हंगामा करता है। ज़िया रुई ने मुंह बनाया। बिल्कुल सही, हमें उसकी जरा भी परवाह नहीं। पिताजी ने भी कहा कि उनका पसंदीदा तो मैं ही हूँ। ज़िया वेफेंग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ सोचा। माँ, आप उससे क्यों विनती कर रही हैं। चलिए वापस चलते हैं और उसे भूल जाते हैं। ज़िया वेफेंग ने आग्रह किया। माँ, चलो यहाँ से चलें। ये जगह बहुत चर्च है और ये एयर में बहुत ठंड है। श्रेया रुई ने शिकायत की। क्या आपको लगता है कि मैं इस बदकिस्मत जगह पर आना चाहता हूँ। अगर उस मनहूस श्रेया जिनफेंग के पास चांदी न होती तो मैं क्यों आता। हजारों टाइल यह कोई छोटी रकम नहीं है। वरना मैं इस चर्च झोपड़ी को ढूंढने के लिए लोगों को भेजने की जहमत ही न उठाता। हालांकि लेडी याओ मन ही मन गुस्से से उबल रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उन्हें ये नाटक जारी रखना होगा। तुम दोनों शैतान बच्चे, जिनफेंग तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके बारे में इस तरह बात मत करो, समझे। लेडी याओ ने डांटते हुए कहा। वह मेरा भाई नहीं है। श्रेया रुई चिल्लाई। श्रेया वेफेंग ने भी आंखें घुमाई। बिल्कुल, मैं भी उसे अपना भाई नहीं मानता। पिताजी ने कहा कि वह तो बस एक अपाहिज है। ये बात कि दो लगभग 3 साल के बच्चे इतने अभिमानी और उद्दंड होने का साहस करते हैं, ये दर्शाता है कि वे आमतौर पर ज़िया निवास में बहुत अधिक लाड़ प्यार से बिगड़े हुए थे। श्रेया जिनफेंग को उनके रवैये की परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने ये शब्द सुने तो उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में सदमा छा गया, जिसके बाद निराशा और हताशा की लहरें उमड़ आईं। उसके पिता तो वास्तव में उसे विकलांग होने के कारण नफरत करते थे। उन्हें ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। वे 6 महीने से घर नहीं गए थे और उनके पिता ने कभी उनका हालचाल नहीं पूछा। अब उनकी सारी उम्मीदें उनके छोटे बेटे पर टिकी थी। दरअसल वे अब इकलौते वैध पुत्र नहीं थे। वापस लौटने का क्या फायदा। क्या परिवार द्वारा अपमानित होना जारी रखना था। श्रेया जिनफेंग ने अपनी आंखों में छिपी पीड़ा को छुपाते हुए लेडी याओ से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। कृपया आप जैसा उचित समझे वैसा करें। इतना कहकर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी किताब के पन्ने पलटने लगा। लेडी याओ बौखला गई। उनकी निगाहें अपने जुड़वा बच्चों पर सख्त हो गईं और उन्होंने उनके नितंबों पर कुछ थप्पड़ मारे। मैंने तुमसे कहा था कि बकवास करना बंद करो, फालतू बातें करना बंद करो। हम आज यहाँ किस लिए आए हैं। क्या तुम घर पर माँ द्वारा सिखाई गई बातें भूल गए हो। श्रेया वेफेंग और श्रेया रुई को बचपन से ही घर में बहुत लाड प्यार मिला था और उनका बहुत सम्मान किया जाता था। उन्होंने पहले कभी इस तरह का अपमान नहीं सहा था, इसलिए पिटाई शुरू होते ही वे रोने धोने लगी। लेडी याओ ने सोचा, थोड़ा सा खुद को कष्ट देना शायद काम कर जाए। उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, इसलिए उन्होंने पिटाई जारी रखी। वह भली भांति जानती थी कि उसने शायद ही कोई बल प्रयोग किया था। भाई बहनों की दर्द भरी चीखें निश्चित रूप से पीड़ा से नहीं बल्कि अन्याय की भावना से थी। हम चांदी पाने की चाह में थोड़ी सी बेइज्जती सहना भी बुरा नहीं था। और इस तरह छोटा सा आंगन चीख पुकार के शोरगुल से भर गया। 3 साल के उन दोनों बच्चों को लेडी याओ ने तब तक पीटा जब तक वे फूट फूट कर रोने नहीं लगे। और लेडी याओ उन्हें पीटती रही। रुकने का उसका जरा भी इरादा नहीं था। लगभग 15 मिनट बाद ज़िया जिनफेंग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। इन्हें मारना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। अत्यंत प्रसन्न होकर लेडी याओ तुरंत रुक गई। जिनफेंग, माँ हमेशा से जानती थी कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। उसने श्रेया जिनफेंग के कुछ और कहने का इंतजार किए बिना ही कामगारों को इशारा किया। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो। क्या तुमने नहीं देखा कि दूसरे छोटे मालिक श्रेया निवास लौट रहे हैं। जल्दी करो और उनका सामान पैक करने में मदद करो। कुछ वफादार दिखने वाले कर्मचारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, हिचकिचाते हुए और एक इंच भी हिले बिना। तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी करो। लेडी याओ ने तीखी और जल्दबाजी भरी आवाज में फिर से आग्रह किया। जरा रुको, ज़िया जिनफेंग ने बीच में टोकते हुए कहा। माँ, मैं तो बस नव वर्ष मनाने जा रही हूँ। नव वर्ष के बाद मैं पढ़ाई करने के लिए वापस आ जाऊंगी, इसलिए कुछ भी पैक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगी। श्रेया जिनफेंग सचमुच मूर्ख नहीं था। वह कैसे नहीं जान सकता था कि लेडी याओ क्या सोच रही थी। मरे हुए चूहे पर बिल्ली का रोना तो झूठी दया थी। लेडी याओ चौंक गई। जिनफेंग, पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन ये जगह, ये बहुत ही साधारण है। लेडी याओ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा होगा अगर तुम वापस चले जाओ। हम इस जगह की देखभाल के लिए मजदूरों को लगा सकते हैं। नए साल के बाद माँ किसी से तुम्हारे आंगन की मरम्मत करवाएंगी और तुम्हारे पति को भी बुलाएंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है। यह ज़िया जिनफेंग झिझकी। उसने लेडी याओ के लालची और अधीर चेहरे पर एक नजर डाली। चूंकि लेडी याओ ने किसी तरह ये जगह ढूंढ ली है तो वह निश्चित रूप से बहुत दृढ़ निश्चयी होंगी। अगर मैंने कुछ नहीं सोचा तो आज मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। श्रेया जिनफेंग कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, मैं नए साल के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए वापस आ जाऊंगी, लेकिन पहले मेरा सामान वापस ले जाया जा सकता है। माँ, आपका क्या ख्याल है। ये सुनकर लेडी याओ समझ गई, उनका सामान तो वापस आ जाएगा, लेकिन वह नहीं। मन ही मन वह इतनी उत्साहित थी कि मानो पागल हो जाएंगी। मुझे तो सिर्फ सामान चाहिए, इस बीमार बेटे की मुझे क्या परवाह। एक बार चांदी ज़िया निवास में प्रवेश कर गई तो पंख लगाकर भी बाहर नहीं निकलेगी। फिर भी वह जितनी खुश थी, उसे ये भी पता था कि इसे खुलकर दिखाना उचित नहीं होगा। उसने चिंता जताते हुए कुछ और शब्द कहे और फिर अपने बच्चों को साथ लेकर बड़े ही सजग अंदाज में विदा हो गई। दोपहर में श्रेया निवास से नौकर लड़के उसका सामान ले जाने आए। वास्तव में उसके पास क्या क्या संपत्ति थी। किताबों के कुछ बक्सों और कुछ रोजमर्रा के कपड़ों के अलावा उसने अपनी सबसे बड़ी बहन द्वारा दी गई हर चीज को बहुत पहले ही छिपा दिया था। ये तोहफे बड़ी बहन ने दिए थे, इन्हें छूने की किसी और को इजाजत नहीं है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर श्रेया परिवार ने अपना पुनर्मिलन रात्रिभोज भी किया। अपने बेटे की अचानक वापसी से बूढ़े मास्टर ज़िया को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ और वे हैरान भी रह गए। जिनफेंग, तुम काफी बड़े हो गए हो। महज 6 महीने में ही वह न केवल लंबा हो गया था बल्कि अधिक मजबूत भी हो गया था। उसमें एक विद्वान की परिष्कृत शालीनता भी झलक रही थी। ऐसा लगता है कि उसने सचमुच पढ़ाई की है, बूढ़े गुरु ज़िया ने सोचा। श्रेया जिनफेंग एक तरफ बैठ गया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद पिताजी। उसका मन बिल्कुल शांत था, किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। बूढ़े मास्टर ज़िया बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सिर हिलाया, अपनी दाढ़ी सहलाई और फिर उनकी निगाहें मौसी बेन की ओर चली गईं। और कौन जाने तुम्हारा वह निकम्मा बेटा क्या करने चला गया है। एक एक करके उनके पंख सख्त हो गए हैं और वे सब घर न लौटना सीख गए हैं। एक तरफ रखी छोटी सी मेज पर 30 या 40 वर्ष की एक महिला दबी आवाज में बैठी थी। वह एक रखेल थी और इसलिए उसके पास वह सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी कि वह बूढ़े मास्टर ज़िया और मैडम के साथ एक ही मेज पर भोजन कर सके। ओल्ड मास्टर ज़िया के प्रश्न से चौंककर वह बोलते बोलते लड़खड़ा गई। टिनफेक, वह मौसी बेन ने लगभग 20 साल पहले ज़िया परिवार में शादी की थी और उन्होंने बूढ़े मास्टर ज़िया को एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था।
उनके बड़े बेटे जिया जिनफेंग, जो बूढ़े मास्टर जिया की पत्नी से पैदा हुए सबसे बड़े बेटे थे, नए साल के बाद 18 साल के हो जाते और अभी तक अविवाहित थे। उन्हें पढ़ाई से नफरत थी और उनका स्वभाव विद्रोही था। वे अक्सर तलवार और लाठी लिए गली के गुंडों के साथ घूमते थे, जिससे बूढ़े मास्टर जिया को घोर घृणा होती थी। उसकी उपपत्नी से हुई छोटी बेटी, जिसका नाम श्रेया गयन था, नए साल के बाद 9 साल की हो जाएगी और घर में उसका कोई महत्व नहीं था। वैध रूप से सबसे बड़ी बेटी शेयरुकी के साथ हुए दुर्व्यवहार को देखते हुए कोई कल्पना कर सकता है कि इस छोटी लड़की का क्या हाल हुआ होगा। बस करो और कुछ मत कहो, बूढ़े मास्टर जिया ने गुस्से से कहा। मैं उस नीच के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, अच्छा होगा अगर वह वहीं मर जाए। खाओ खाओ। अंत में बूढ़े मास्टर जिया ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। पुराने गुरुजी वी फैंग और रूई अभी भी यही हैं। लेडी याओ ने धीरे से फटकार लगाई। उन अनमोल जुड़वा बच्चों का जिक्र सुनते ही बूढ़े मास्टर जिया का चेहरा सचमुच खिल उठा। पापा की गलती है, उन्होंने पापा के नन्हे मुन्ने बच्चों को डरा दिया। इधर आओ, पापा के पास स्वादिष्ट खाना है, आओ आओ तुम भी खाओ। ये कहते हुए बूढ़े मास्टर जिया ने अपने बेटे और बेटी को गोद में उठा लिया और लेडी याओ को भी खाना परोसा। पूरे पारिवारिक भोज के दौरान हंसी और बातचीत की आवाजें केवल उन चारों से ही आ रही थी। बाकी लोग चुप रहे। श्रेया जिनफेंग की निगाहें झुकी हुई थी, उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। मौसी वेन को मानो इसकी आदत हो गई थी, वह छोटी सी मेज पर चुपचाप अपनी बेटी के साथ खाना खा रही थी, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। पारिवारिक भोज के बाद परिवार के लिए देर रात तक जाकर पकौड़ी खाना एक परंपरा थी। जी आवर के समय बाहर खड़े नौकरों ने पटाखों की एक लंबी माला जलाई। जब श्रेया जिनफेंग वहां से चली गई, तब तक पटाखों की आवाज पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। एक परिवार, ये तो बहुत बड़ा मजाक था। अगर परिवार की बात करें तो उनकी मौसी वेन, उनके बड़े भाई शिया जिनफेंग और उनकी छोटी बहन शिया गयंग उनके अपने पिता की तुलना में 100 गुना अधिक परिवार के समान थे, जो एक क्रूर सौतेले पिता के समान ही थे। तो फिर उसे इस घर में क्यों रहना चाहिए? अपने आंगन में लौटकर उसने पाया कि वह अभी भी जर्जर हालत में था। स्पष्ट था कि लेडी याओ का इसे ठीक कराने का कोई इरादा नहीं था। श्रेया जिनफेंग ने हल्की सी मुस्कान दी, उसे अब कोई परवाह नहीं थी। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही नववर्ष का 5वां दिन आ गया। उत्सव समाप्त हो गए। श्रेया जिनफेंग ने राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार वह जा सकता था। क्या जिनफेंग, तुम जा रहे हो? खबर सुनते ही लेडी याओ दौड़कर वहां पहुंची। श्रेया जिनफेंग ने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया था। महोदया, निश्चिंत रहिए, इन किताबों के अलावा मैं और कुछ नहीं लूंगा। लेडी याओ का चेहरा एकदम शांत हो गया, उनके भीतर एक अजीब सी खुशी उमड़ आई। उन्होंने पहले ही लोगों को उस चर्चा आंगन की पूरी तरह से तलाशी लेने का आदेश दे दिया था। वह नाजुक बक्सा नहीं मिला, जिसका मतलब है कि उसे वापस मुख्य निवास में ले जाया गया होगा। अब वे बेकार किताबें तो एक बात है, लेकिन चांदी और गहनों से भरा बक्सा कोई नहीं ले जा सकता। जब वह इस बारे में सोच ही रही थी, तभी अचानक एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। अगर वह जाना चाहता है तो उसे जाने दो, अगर उसे लगता है कि उसके पंख काफी मजबूत हैं, तो उसे कभी वापस नहीं आना चाहिए। लेडी याओ की निगाहें चालाकी से इधर-उधर घूमी और वो तुरंत वहां चली गई। बड़े मालिक, चाहे कुछ भी हो जाए, जिनफेंग अभी भी हमारे शिया परिवार का दूसरा छोटा मालिक है। अगर वह भटक गया तो लोग हम पर हंसेंगे। लेडी याओ के शब्द उन्हें मनाने की कोशिश लग रहे थे, लेकिन असल में वे आग में घी ही डाल रही थी। क्या वे पहले से ही हंसी का पात्र नहीं बन चुके थे? जैसा कि उम्मीद थी, बूढ़े मास्टर जिया और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। हम हंसी का पात्र? क्या मुझे पहले ही काफी बार मूर्ख नहीं बनाया जा चुका है? उस बदमाश जिनफेंग ने तो जिया परिवार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। अब अगर वह भी जाना चाहता है तो जाने दो, उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा समझो जैसे मेरा ये बेटा कभी था ही नहीं। लेडी याओ का दिल मन ही मन खुश था, लेकिन बाहरी तौर पर उन्होंने चिंता का भाव बनाए रखा और मुश्किल से 2 आंसू बहाए। गुरुजी, एक बच्चे पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गलती मेरी है, मैंने गलत बोल दिया। जिनफेंग, जल्दी से अपने पिता से माफी मांग लो। आखिरकार वह जिया परिवार का बच्चा है, वह बार-बार बाहर कैसे भाग सकता है? उसका इरादा सीधा साधा था, वह चाहती थी कि और मास्टर जिया जिनफेंग को तुरंत बाहर निकाल दे, या इससे भी बेहतर उनके बीच पिता पुत्र के रिश्ते को ही खत्म कर दे। दरअसल गड़बड़ी पैदा करने के उसके जोरदार प्रयासों की बदौलत ही उसकी योजना सफल हुई। श्रेया जिनफेंग ने जाने का निश्चय कर लिया। बूढ़ा मास्टर श्रेया गुस्से में वहां से चला गया। लेडी याओ को अब और नाटक करने की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने जिया जिनफेंग को एक घमंडी नजर से देखा और इतराते हुए चली गई। अंततः शांत छोटे से आंगन में वापस आकर जिया जिनफेंग ने खुद को शांत किया और फिर अपनी किताबों की समीक्षा करने लगा। लालटेन महोत्सव के बाद श्री डू लौटेंगे और तब तक उन्हें अपने अध्ययन की अच्छी तरह से समीक्षा करवानी होगी। उसे जमकर पढ़ाई करनी थी, ये बिल्कुल जरूरी था। इसी बीच जिया निवास में लेडी याओ ने जिया जिनफेंग के सामान की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन फिर भी उन्हें वह बक्सा नहीं मिला। लेडी याओ इतनी गुस्से में थी कि मानो खून थूक सकती थी। तुम छोटे बदमाश, मेरी चालबाजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना बुदबुदाने के बाद उसने बटलर को बुलाया। आज रात कुछ आदमियों को लेकर छोटे से आंगन में जाओ, किसी भी तरह से उस बक्से को वापस ले आओ। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। क्या आप सबने वो आवाज सुनी? जी मैडम, दाढ़ी वाले और धूर्त निगाहों वाले बटलर ने एक घमंडी मुस्कान दी। दरअसल उस रात लोगों का एक समूह गेट पर हंगामा करते हुए पहुंचा। अपनी पहचान छिपाने के लिए बटलर द्वारा लाए गए पुरुषों के चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। अध्ययन के दौरान सहायक को घबराकर अंदर भागा। युवक स्वामी, ये बुरी खबर है, नकाबपोश लोगों का एक समूह द्वार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या? जिया जिनफेंग तुरंत खड़ी हो गई। चलो बाहर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए उसने आंगन से एक लकड़ी उठाई और मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। सहायक फू ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया। युवक, आप क्या कर रहे हैं? वे बहुत अधिक हैं, हम सब मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप न जाएं। मैं बाकी नौकरों को मुख्य द्वार पर तैनात कर देता हूं। तुम पीछे वाले द्वार से जल्दी से निकल जाओ। सहायक फू ने बोलते हुए उसे पीछे की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन जिया जिनफेंग अचानक खुद को छुड़ाकर भाग निकला। उनकी दुबली पतली आकृति मंद रोशनी वाले आंगन में एक लंबी छाया बना रही थी। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। अंकल फू, मुझे पता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ और चाहे कुछ भी सुन लो, बाहर मत आना। इतना कहकर उसने छड़ी पकड़ी और बाहर चला गया। असिस्टेंट फू ने चाहे जितनी भी मिन्नतें की, सब बेकार थी। सहायक फू ने अपना पैर पटका। अचानक उसे कुछ याद आया और वह जल्दी से पिछवाड़े की ओर मुड़ गया। मोर्चे पर जिया जिनफेंग पहले ही अंदर से मुख्य द्वार तक पहुंच चुका था। बाहर खड़े लोग अब भी गेट पर लाठियां पीट रहे थे। लकड़ी का कुंडा काफी ढीला हो चुका था और वे किसी भी क्षण गेट तोड़कर अंदर घुस सकते थे। श्रेया जिनफेंग ने ताना मारा। लेडी याओ और कितना बर्दाश्त करेगी, आखिर कब रुकेंगी? वह जिया परिवार का वैध युवा स्वामी था, जिसे कभी सभी लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उस महिला ने सब कुछ छीन लिया था। इस नए साल के बाद वह 11 साल का हो जाएगा। अगर वह अपनी सबसे बड़ी बहन द्वारा दिए गए आंगन की भी रक्षा नहीं कर सकता, तो वह खुद को स्थापित करने और परिवार का भरण पोषण करने का सपना कैसे देख सकता है? इसलिए इस बार चाहे इसका मतलब मृत्यु ही क्यों न हो, वह पीछे नहीं हट सकता था। हालांकि वह जानता था कि वह महिला वास्तव में उसे जान से मारने की हिम्मत नहीं करेगी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने लगभग उखड़ चुके लकड़ी के बोर्ड को हटाया और आंगन का गेट खोल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, काले कपड़े से अपना चेहरा ढके हुए पुरुषों का एक समूह पागलों की तरह अंदर घुस आया। श्रेया जिनफेंग ने दांत भींचे, आंखें बंद की और छड़ी घुमाई। एक धीमी सी धमक के साथ सरदार चोर बटलर गिर पड़ा। बाकी लोग चौंक गए और वहीं जम गए। जब नौकरों को पता चला कि वह श्रेया जिनफेंग है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। पहले उसे पकड़ लो, फिर हर जगह तलाशी लो। इसके साथ ही नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने उसे बांधने की योजना बनाते हुए एक रस्सी भी निकाल ली। श्रेया जिनफेंग ने अपनी छड़ी उठाई और गुस्से से चिल्लाया, सब लोग यहीं रुक जाओ। अरे बाप रे, दूसरे छोटे मालिक, हम तो बस मालकिन के आदेश का पालन करते हुए एक वस्तु लेने आए हैं। जैसे ही वह मिल जाएगी, हम तुरंत निकल जाएंगे। उनमें से एक ने शरारत भरे लहजे में कहा। बाकी लोग भी उपहास उड़ाते हुए पास आ गए। दूसरे मालिक, हम भी तो बस आदेशों का पालन कर रहे हैं।
अगर आपको किसी को दोष देना ही है तो महोदया को दोष दीजिए। हम नौकरों के लिए मुश्किलें पैदा मत कीजिए। बिल्कुल सही, आप इसे अभी क्यों नहीं सौंप देते ताकि सभी को परेशानी न हो और आपको कोई तकलीफ भी न सहनी पड़े। श्रेया जिनफेंग अचानक हंस पड़ा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी विचित्रता झलक रही थी। उसे यह बिल्कुल चाहिए। नौकर एक पल के लिए चौंक गए, फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। बिल्कुल, दूसरे छोटे मालिक, आप एक समझदार आदमी हैं, बस इसे जल्दी से सौंप दीजिए। ठीक है, मेरे पीछे आओ। श्रेया जिनफेंग समूह को आगे और पीछे के आंगनों को जोड़ने वाले गलियारे के एक अंधेरे कोने में ले गया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर छड़ी को क्षैतिज रूप से घुमाया। धोखा खा जाने पर वे दर्द से चिल्ला उठे, लेकिन हथियारों के अभाव में वे फिलहाल पास नहीं जा सकते थे। दूसरे युवा स्वामी, अगर आप यही करते रहे तो हम अब और पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सही, जब मामला बिगड़ जाए तो हमें दोष मत देना। उनकी धमकियों के बाद नौकरों के समूह को मौका मिल गया और उन्होंने उस पर धावा बोल दिया। हालांकि पिछले कुछ महीनों में जिया जिनफेंग को अच्छा पोषण मिला था और वह कदकाठी और ताकत में भी बढ़ गया था, फिर भी वह 10 साल से थोड़ा ही बड़ा लड़का था। और वह भी एक विद्वान। बड़े बड़े आदमियों के समूह के सामने चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों न हो, वह उन्हें हरा नहीं सकता था। जैसे ही उसकी पिटाई होने वाली थी, बाहर अफरा तफरी मच गई। सहायक फू लोगों के एक समूह के साथ पिछले दरवाजे से अंदर घुस आए। बड़े युवा स्वामी, यही वह जगह है। श्रेया जिनफेंग ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। बड़े भाई, पता चला कि जिया जिनफेंग आ चुका था। वह खुद तो आया ही था, साथ में अपने साथियों का दल, सहायक फू और छोटे से आंगन से आए अन्य सहायक भी थे। उनमें से हर एक के पास हथियार था। भाइयों, इनके मुखौटे उतारो और इन्हें बांध दो। जिया जिनफेंग ने तिरस्कारपूर्वक आदेश दिया, हाथ बांधे हुए। समझ गया बड़े भाई। श्रेया लोगों में से कई लोगों ने जल्दी से यह काम कर दिया। बंधे हुए नौकरों ने विरोध करने की हिम्मत भी नहीं की। श्रेया जिनफेंग ने चारों ओर का जायजा लिया, फिर सामने के आंगन में चला गया। वह नीचे झुका और जैसे किसी चूजे को उठा रहा हो, उसने बटले को पीछे खींचकर जमीन पर पटक दिया। और उसे मत भूलना, जियाओलुओ ने बटले को भी बांध दिया। बंदी बनाए गए नौकर घबरा गए। झोशुई काउंटी में सबसे बड़े युवा मालिक का दबदबा किसी भी स्थानीय गुंडे या गैंगस्टर से कहीं अधिक था। अगर उन्होंने उसे नाराज किया तो उनके परिवारों को फिर कभी चैन का दिन नहीं मिलेगा। ये सोचकर वे सब दया की भीख मांगने लगे। बड़े युवा स्वामी, हम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बड़े स्वामी जी, कृपया हमें बख्श दीजिए, हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे थे। अगर आपको किसी को दोष देना ही है तो महोदया को दोष दीजिए। जी हाँ, बड़े युवा स्वामी। हालांकि बटलर लेडी याओ के प्रति सबसे वफादार था, लेकिन वह सबसे कायर भी था। वही सबसे पहले उसे धोखा देने वाला था। वे सब जानते थे कि भले ही बूढ़े मास्टर जिया इस बेटे को पसंद न करते हो, फिर भी वह जिया परिवार का ही सदस्य था। अगर उनमें से एक या दो मारे जाते तो क्या बूढ़े मास्टर जिया सचमुच अपने बेटे को उसकी जान की कीमत चुकाने देते? नामुमकिन। और सबसे बड़े युवा मालिक दूसरे युवा मालिक जितने सहज स्वभाव के नहीं थे। अगर वे कहते कि वे मार डालेंगे तो वे सचमुच ऐसा करते थे। ये सोचकर उनमें से कुछ डर के मारे अपनी पैंट गीली कर बैठे। श्रेया जिनफेंग एक तरफ खड़ी होकर जमीन पर पड़े मूर्खों के समूह को तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। दीपक की रोशनी में जिया जिनफेंग खड़ा था। वह 18 वर्ष का हो चुका था और दीक्षांत समारोह मनाने वाला था। उसने हरे भूरे रंग का चोगा पहना हुआ था, जिसकी कमर कपड़े की रस्सी से बंधी थी। लंबा और पतला, उसके दुबले पतले शरीर की झलक कपड़ों के बावजूद दिखाई दे रही थी। हालांकि उसका पहनावा साधारण था और बाल बेतरतीब ढंग से कंघी किए हुए थे, यहाँ तक कि कुछ बिखरे हुए भी थे। कुछ लंठें उसके माथे पर गिर रही थी, जिससे उसे एक शरारती सा आभास हो रहा था। फिर भी उसके आकर्षक चेहरे को कोई छिपा नहीं सकता था। मौसी वेन सौम्य और दयालु थी। जवानी में उनके चेहरे की बनावट कोमल और आकर्षक थी। उनके बेटे का सुंदर और दृढ़ रूप काफी हद तक उनसे ही विरासत में मिला था और उसकी निगाहें स्पष्ट और दृढ़ थी। पुरुषों को दया की भीख मांगते सुनकर जिया जिनफेंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि आकाश की ओर देखने लगी। नव वर्ष के अभी कुछ ही दिन बीते थे। सर्दी का सबसे कठोर दौर यानी तीसरे 9 दिन अभी बीता नहीं था। कड़ाके की ठंड थी। दोपहर में आसमान में बादल छा गए थे और अब बर्फबारी शुरू हो गई थी। अचानक वह बोला, इन्हें पीछे वाले आंगन में लगे पेड़ों से बांध दो। कल सुबह इन्हें छोड़ देना। हाँ बड़े भाई। उसके कुछ गुंडों ने बंधे हुए आदमियों को घसीटकर खड़ा करते समय दुष्टतापूर्ण मुस्कान बिखेरी। जल्दी करो तुम सब। उन्होंने नौकरों की पीठ पर कई बार लात भी मारी। आंखों में धूर्ता लिए बटलर लगभग रोने ही वाला था। बड़े मालिक, इस बूढ़े नौकर ने अतीत में आपका बहुत अपमान किया है। मैं अब क्षमा मांगते हुए आपके सामने सिर झुकाता हूँ। इतना कहकर वह घुटनों के बल बैठ गया और प्रणाम करने लगा। आप बड़े दयालु हैं बड़े मालिक, कृपया इस बूढ़े नौकर पर दया कीजिए। आप जानते हैं कि मुझे बुजुर्गों की देखभाल करनी है और बच्चों को खाना खिलाना है। मैं यहाँ ठंड में एक रात भी नहीं गुजार सकता। इस बर्फीले जमा देने वाले मौसम में पूरी रात पेड़ से बंधे रहने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। बटलर को भीख मांगते देख अन्य नौकर भी घुटने टेककर विनती करने लगे। श्रेया जिनफेंग ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस हाथ हिलाकर कहा, इन्हें बांध दो। जब उन्हें लगा कि सबसे बड़े युवा स्वामी से विनती करना व्यर्थ है, तो वे लोग रोते चिल्लाते हुए जिया जिनफेंग की ओर मुड़े, जो उनके पहले के अहंकार के बिल्कुल विपरीत था। श्रेया जिनफेंग ने उन पर एक नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। ये लोग कुत्तों से भी बदतर हैं, कृतघ्न कमीने जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। इनके प्रति दयालु होना मेरे लिए खुद की प्रति क्रूरता है। मैं दयालु तो हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं। अंत में समूह उस बर्फीली रात को सहने के अपने भाग्य से नहीं बच सका। जब उन्हें पहली बार बांधा गया था, तब वे सभी बुरी तरह से डरे हुए थे और चीख पुकार मचा रहे थे। श्रेया जिनफेंग का गुस्सा भड़क उठा। जो भी अब तक आवाज करेगा, उसे 2 रातों के लिए बांध लिया जाएगा। और इस तरह दुनिया में सन्नाटा छा गया। जब श्रेया जिनफेंग को दरवाजे तक छोड़ने जा रहा था, तो उसने अचानक कहा, धन्यवाद बड़े भाई मेरी मदद करने के लिए। श्रेया जिनफेंग ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा और बेपरवाही का दिखावा करते हुए कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं रही थी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। श्रेया जिनफेंग मुस्कुराया। उसका घर दूर था, क्या वह वहाँ से गुजर रहा था? कहाँ जा रहा था? फिर भी वह मान गया और बोला, भले ही आप सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे बड़े भाई, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। श्रेया जिनफेंग ने आंखें सिकुड़ी और कुछ देर सोचा, मानो उसे कुछ कहना हो। उसने अपनी मुद्रा बदली, फिर से आकाश की ओर देखा और अंत में बनावटी उदासीनता से पूछा, तुम कितने दिनों से घर पर थे? श्रेया जिनफेंग चौंक गया। उसने कहा, लगभग 5 या 6 दिन। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, मात्र चाची बेन और दूसरी बहन ठीक हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर हुए पारिवारिक भोज के बाद मात्र चाची बेन ने तो मेरे लिए एक रजाई भी भिजवाई। अपनी मां के निधन के बाद के वर्षों में अगर मौसी बेन की गुप्त सहायता न होती तो शायद वह और उसकी बहन जीवित न रह पाते। श्रेया जिनफेंग की आंखों में एक पल के लिए राहत का भाव झलका, लेकिन वह जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। उसने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए कहा, उनके बारे में किसने पूछा? जा रहा हूँ। बोलने के बाद वह अपने दल के साथ मुड़े और चले गए। उनकी आकृति अकेली लेकिन दृढ़ प्रतीत हो रही थी। बड़े भाई अपना ख्याल रखना। श्रेया जिनफेंग दरवाजे पर खड़ी होकर दूर जाती हुई आकृति को देख रही थी। वह दूर जाते हुए जिया जिनफेंग के आदेशों की हल्की हल्की आवाज सुन सकता था। कल सुबह तुम लोग यहाँ आना और उन मूर्खों के समूह को ले जाना मत भूलना। ये कहने के बाद उन्होंने मानो स्पष्टीकरण देते हुए कहा, वे मेरे हाथों पकड़े गए। अब किसी और को दखल देने का अधिकार नहीं है। श्रेया जिनफेंग मुस्कुराया और सिर हिलाकर अंदर चला गया। बड़े भाई का गुस्सा आज भी उतना ही जिद्दी है। महज 2 दिन बाद लालटेन महोत्सव था। महल में फिर से चहल पहल मच गई थी। लालटेन महोत्सव की रात्रि भोज में उन्हें सम्राट के दर्शन का अवसर मिलेगा। हालांकि 15 तारीख को सम्राट महारानी के घर विश्राम करेंगे, फिर भी सुंदर दिखना और उन पर अच्छा प्रभाव डालना जरूरी था। इसलिए सम्राट की रखैलें व्यस्त थी, कुछ सोच विचार कर रही थी कि क्या पहने जो सम्राट को यादगार लगे और शालीनता का भी ध्यान रखे। प्रतिभाशाली महिलाएं खूब अभ्यास कर रही थी ताकि वे अपनी प्रतिभा का परिचय दे सकें। झाओहुआ पवेलियन में सब कुछ पहले जैसा ही था। जिया रुकिंग जब से झाओचेन महल से लौटी थी, उसने सम्राट को दोबारा नहीं देखा था। न ही उसने सम्राट द्वारा किसी अन्य उपपत्नी को चुनने के बारे में सुना था।
शायद वह अभी भी व्यस्त हैं। जब भी वह उसकी मेज पर रखे स्मृति चिन्हों के ढेर के बारे में सोचती तो श्रेया रुकिन को उसके लिए सहानुभूति महसूस होती थी। उसकी हालत तो बहुत खराब है। ज़ेड पर्दा उठाते हुए अंदर आए और अपने साथ छिलके सहित मूंगफली की एक थाली लेकर आई। महामहिम, क्या आपको लगता है कि ये काफी है? अगर नहीं तो मैं श्याओ जीजी से और लाने के लिए कह सकता हूँ। श्रेया रुकिन सोफे से उठी और देखने लगी। बस करो, बस करो, मैं तो बस कुछ मूंगफली भूनकर खाना चाहता था। एक ही व्यंजन काफी है। बोलते बोलते उसने मूंगफली उठाई, चिमटे से कोयले को हिलाया और मूंगफली को उसमें दबा दिया। जब मैं बच्चा था तो भारी बर्फबारी के बाद सर्द सर्दियों की रातों में मेरी दादी को आग जलाना और उसमें शकरकंद, मूंगफली और तारों जैसी चीजें दबाना पसंद था। वह उसके ऊपर एक केतली भी लटका देती थी। जब तक पानी उबलता तब तक दबा हुआ खाना भी पक चुका होता। सोने से पहले मैं और मेरी दादी अपने पैरों को पानी में भिगोते थे और साथ में मूंगफली खाते थे। जैसे ही श्रेया रुकिन ने ये कहा, अचानक उसकी नाक भावनाओं से झंझना उठी। हालांकि उसकी दादी का देहांत कई साल पहले हो चुका था, फिर भी जब उसे पुरानी यादें सताती थी तो वह उनके सामने पूरी तरह से बेबस हो जाती थी। ज़ेड ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बस मुस्कुरा दी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मेरी पत्नी भी इसी तरह खाना चाहती थी। जरूर उसे घर की याद आ रही होगी। श्रेया रुकिन ने तुरंत खुद को संभाला। बेशक, मुझे घर की याद क्यों नहीं आएगी? मैं पहली बार इतनी दूर हूँ। ज़ेड ने एक पल सोचा और केवल सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं। अगर आपको घर की याद आ रही है तो बस ज्यादा खा लीजिए। पेट भर जाने पर आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगी। सही, घर की याद को बुलाने के लिए पेट भरकर खाना खाना उसका जीवन मंत्र बन गया था, जो वास्तव में एक गहरा सत्य है। चिमटा नीचे रखकर और रेशमी रुमाल से हाथ पोंछते हुए श्रेया रुकिन ने कहा, 2 दिन बाद लालटेन महोत्सव है। पिछली बार का कुछ लाल रेशम बचा है, चलो कुछ लालटेन बनाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो श्रेया जीजी से कुछ बांस की पट्टियां लाने को कहते हैं। ज़ेड ने जवाब दिया, क्या आपको इन्हें बनाना आता है? श्रेया रुकिन ने पूछा, इस नौकर को तो सिर्फ घूमने वाली लालटेन बनाना ही आता है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं पैटर्न बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी मालकिन, आपके डिजाइन सुंदर नहीं है। ज़ेड ने थोड़ी सी उपेक्षा के साथ कहा। श्रेया रुकिन ने मानो कुछ सुना ही ना हो, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, कौन कहता है कि वे सुंदर नहीं है? मुझे तो वे काफी अच्छी लगती हैं। ज़ेड अवाक रह गई। महारानी, आप सचमुच बहुत आत्मविश्वासी हैं। एक नौकरानी तो आपके सामने शर्मिंदा है। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन 12वें चंद्र माह का 14वां दिन था। सुबह तक श्रेया जीजी ने बांस की पट्टियों और कीलों सहित सभी आवश्यक सामग्रियां एकत्र कर ली थी। लाल रेशम के अलावा श्रेया रुकिन को कपड़े बनाने के बाद बचे हुए विभिन्न रंगों के कई अन्य कपड़े भी मिल गए थे। ये सभी कीमती रेशम हैं, अधिकतर बचे हुए टुकड़े हैं। इनका और किसी काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता। श्रेया रुकिन ने कहा, इन्हें फेंकना तो दुख की बात होगी, तो क्यों न इनसे लालटेन बना ली जाए। हालांकि अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह पहले गरीब रह चुकी थी और जानती थी कि मितव्ययी जीवन कैसे जिया जाता है। ज़ेड भी बहुत खुश थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, महोदया। रेशम निश्चित रूप से रंगीन कागज से ज्यादा सुंदर दिखेगा और स्टार्च लगाने के बाद यह आसानी से फटेगा भी नहीं। तो रात के खाने के बाद वे तीनों मालिक और नौकर चूल्हे के पास बैठ गए और सीधे काम पर लग गए। ज़ेड ने डिजाइन बनाए और ज़िया रुकिन ने उन्हें उसी के अनुसार काटा। ध्यान रखें महोदया, आपको इन्हें बाद में लालटेन पर चिपकाना होगा, इसलिए इन्हें खराब न करें। चिंता मत करो, ज़िया रुकिन ने बेबसी भरी हंसी के साथ कहा। शाओ जीजी भी व्यस्त थी। वह बांस की पट्टियों को लालटेन के फ्रेम का आकार दे रही थी और उन्हें मजबूती से कीलों से जोड़ रही थी। तीनों अपने अपने काम में व्यस्त थे और खूब आनंद ले रहे थे। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई, सम्राट आ गए हैं। तीनों चौंक गए और बिना समय गंवाए घुटनों के बल बैठ गए। जब झाओ जुनियाओ अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि पलंग अस्त व्यस्त था, यहाँ तक कि पलंग की मेज भी गायब थी। मालकिन और उसके नौकर जमीन पर घुटने टेककर बैठे थे और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। महाराज नमस्कार, ज़िया रुकिन ने सावधानी से कहा। झाओ जुनियाओ ने चारों ओर देखा और अंततः बैठने के लिए एक जगह चुन ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आप सभी उठ जाइए। धन्यवाद महाराज। श्रेया रुकिन ने राहत की सांस ली और खड़ी हो गई। ज़ी जल्दी से चाय डालने लगी, जबकि श्याओ जीजी वहीं खड़ी रही, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। आप क्या बना रहे हैं? झाओ जुनियाओ ने कान के पलंग पर पड़ी तैयार वस्तुओं में से एक को उठाया और मानो अनायास ही जिज्ञासावश भौहें चढ़ा ली। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। पिछली बार वो मेमने को भून रही थी, अब इसमें व्यस्त है। ये युवती हमेशा इतनी बेफिक्र क्यों रहती है? क्या वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, यहाँ तक कि मेरे आने का इंतजार भी नहीं करती? या उसे इस बात की परवाह ही नहीं कि मैं आऊं या ना आऊं? श्रेया रुकिन सम्राट के भावहीन चेहरे के पीछे छिपे विचारों को समझ नहीं पाए और उसने मान लिया कि सम्राट सचमुच उत्सुक है, इसलिए उसने प्रसन्नतापूर्वक समझाया, महाराज हम घूमने वाले लालटेन बना रहे हैं। आपने अभी जो उठाया है वह लालटेन का ढांचा है। हम इस पर अलग अलग रंगों का रेशम चिपकाएंगे, फिर कुछ डिजाइन काटकर चिपकाएंगे। जब हम इसके अंदर मोमबत्ती जलाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। झाओ जुनियाओ क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उसे तो उसकी नाराजगी का एहसास ही नहीं हुआ, वह अब भी खुश लग रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने उसे गुस्सा होने का कोई कारण ही नहीं मिल रहा। असल में क्या एक सम्राट को गुस्सा होने के लिए किसी कारण की जरूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस समय वह गुस्सा नहीं हो सकता था। न सिर्फ वह गुस्सा नहीं हो सकता था, बल्कि उसे खुश भी दिखना था, वरना ऐसा लगता कि उसकी उदारता एक स्त्री से कम है। तो कुछ ही क्षण बाद जब ज़िया रुकिन ने ऊपर देखा तो उसने इतिहास की सबसे अजीब, शर्मनाक और अवर्णनीय रूप से बनावटी मुस्कान देखी। श्रेया रुकिन चौंक गई। महाराज क्या हुआ है? झाओ जुनियाओ को भी एहसास हुआ कि उसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी लग रही थी, इसलिए उसने खांसकर उसे गायब कर दिया। अहम, मैं ठीक हूँ। कुछ देर सोचने के बाद ज़िया रुकिन ने निष्कर्ष निकाला कि उसने सम्राट को नाराज करने वाला कुछ नहीं किया था, इसलिए वह निश्चिंत होकर फिर से प्रसन्नतापूर्वक बोली, महाराज देखिए, ये वे डिजाइन है जो मैंने काटे हैं। झाओ जुनियाओ ने चमकीले रंगों के रेशमी वस्त्रों और डिजाइनों को देखकर आश्चर्य से पूछा, ये सब तुम्हें कहाँ से मिले? ये कपड़े बनाने के बाद बचे हुए टुकड़े हैं, वरना ये बेकार ही चले जाते, इसलिए इन्हें लालटेन पर चिपकाना एकदम सही है। इतना कहते हुए ज़िया रुकिन ने झाओ जुनियाओ की ओर देखा। उसके चेहरे पर प्रशंसा की उम्मीद साफ झलक रही थी। हालांकि झाओ जुनियाओ के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। आपका मतलब है कि ये सभी कपड़े ड्रेस फैब्रिक हैं? श्रेया रुकिन दंग रह गई। महाराज ये तो सिर्फ बचे हुए टुकड़े हैं, कपड़े के पूरे थान नहीं। ओह नहीं, अब तो मैं मुसीबत में पड़ गया। सम्राट को लगता होगा कि मैं बहुत खर्चीला हूँ। वे हमेशा मितव्ययिता को महत्व देते हैं और फिजूल खर्ची को नापसंद करते हैं। हालांकि ये रेशम के पूरे थान नहीं थे, अधिकतर आधे थान या छोटे छोटे टुकड़े थे। इनका इस्तेमाल बड़े पुरस्कार योग्य वस्त्र बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये अन्य चीजों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। ये सोचकर ज़िया रुकिन और भी ज्यादा चिंतित हो गई। झाओ जुनियाओ के चेहरे के भाव देखकर वह भयभीत हो गई और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। झाओ जुनियाओ का चेहरा और भी गंभीर हो गया। हमारा शाही परिवार इतना भी दरिद्र नहीं है कि हम आपसे लालटेन बनाने के लिए कबाड़ के टुकड़े जोड़ने को कहें। इसके साथ ही उन्होंने सीधा आदेश दे दिया, ली शेनेगान, आंतरिक मामलों के मंत्रालय जाओ और कुछ बेहतरीन गुणवत्ता वाला लालटेन का कपड़ा मंगवाओ। हर रंग का कपड़ा ले आओ, कहीं ऐसा न हो कि वह हर छोटी छोटी चीज पर लालच करने लगे। हाँ, ली शेनेगान ने आदेश स्वीकार किया और किसी को भेजा। श्रेया रुकिन हकलाते हुए बोली, आह, ये क्या हो रहा था? क्या सम्राट को मैं तुच्छ लगी? क्या मैंने उनकी बेइज्जती कर दी? सच है, भला कौन चाहेगा कि उसकी पत्नी इतनी साधारण और दुनियादारी से बिल्कुल अनजान हो? और सम्राटों का स्वाभिमान तो और भी नाजुक होता है। ये सोचकर ज़िया रुकिन और भी परेशान हो गई। कुछ ही समय बाद ली शेनेगान की शिष्या छोटी छूजी आंतरिक मामलों के मंत्रालय से विभिन्न रंगों के लालटेन बनाने वाले कपड़े लेकर आई। ये कपड़ा विशेष रूप से बनाया गया था, पारदर्शी होने के साथ साथ मजबूत, गर्मी प्रतिरोधी और आसानी से न जलने वाला। लालटेन महोत्सव के कारण हर महल को लालटेन की आवश्यकता थी और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के कारीगर दिन रात इन्हें बनाने में लगे हुए थे। हालांकि ज़िया रुकिन लालटेन के कपड़े के लगभग 1 दर्जन थानों को देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गई।
वह मन ही मन मिलाप कर रही थी, मैं तो बस मजे के लिए कुछ लालटेन बनाना चाहती थी। इतनी फिजूल खर्ची की कोई जरूरत नहीं थी। महामहिम, ये कुछ ज्यादा ही है। इसके अलावा लालटेन का कपड़ा केवल लालटेन बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे फेंक देना तो सरासर बर्बादी होगी। ज़िया रुकीन ने सावधानी पूर्वक क्षमा प्रार्थी मुस्कान दी। उसने सोचा, तुम्हें इन्हें वापस कर देना चाहिए। मैं चीजों को जोड़ तोड़कर काम चलाने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। इसके बाद झाओ जुनियाओ ने कहा, यदि आप अन्य चीजें बनाना चाहते हैं तो हम किसी को भेजकर अलग अलग सामग्रियां मंगवा लेंगे। वह शिनगान को दोबारा आदेश देने ही वाला था। शेया रुकीन ने उसे रोकने के लिए तुरंत आगे कदम बढ़ाया। नहीं, कोई जरूरत नहीं महाराज, ये काफी है, ये बिल्कुल पर्याप्त है। इससे तो पूरी ट्रेन भर के लालटेन बन जाएंगे। सच में एक लालटेन बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होती है? क्या आपको वाकई और किसी चीज की जरूरत नहीं है? बिल्कुल यकीन है। झाओ जुनियाओ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। तभी जाकर ज़िया रुकीन ने आखिरकार राहत की सांस ली। झाओ जुनियाओ थोड़ी देर बैठी रही और फिर चली गई। सम्राट को विदा करने के बाद ज़िया रुकीन कंध पर गिर पड़ी और रुमाल से अपना पसीना पोंछने लगी। उन्हें प्रसन्न करना बहुत मुश्किल था। अंततः वह महान व्यक्तित्व देहांत में चले गए। जियाओ फांग हॉल में जब यू लैन ने प्रवेश किया और सूचना दी, महाराज सम्राट झाओचेन महल लौट आए हैं। वे झाओ हुआ मंडप में रात भर नहीं रुके। तब महारानी बौद्ध धर्मग्रंथों की नकल कर रही थी। महारानी ने लिखना जारी रखा मानो उन्होंने कुछ सुना ही न हो। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उनके ब्रश के स्ट्रोक कहीं अधिक सहज थे और उनके द्वारा लिखे गए अक्षर पहले से कहीं अधिक सुंदर थे। अंतिम पृष्ठ पूरा करने के बाद महारानी ने अपना ब्रश नीचे रख दिया और कागज उठा लिया। सभी पन्नों में से मैं इस पन्ने से सबसे ज्यादा संतुष्ट हूँ। यू लैन महारानी के हाथ धोने में मदद करने के लिए तांबे का एक बेसिन लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, महाराज आप प्रतिदिन लगन से शास्त्रों की नकल करती हैं। महारानी को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वे अवश्य प्रसन्न होंगी। ये सुनकर महारानी मुस्कुरा उठी। महारानी को यह बात पसंद आई या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सम्राट को इसके बारे में पता चला तो वे निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। महारानी उनकी सास थी, भले ही वह उन्हें नापसंद करती हो, फिर भी उन्हें उनकी कृपा बनाए रखनी पड़ती थी। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर करने वाला एकमात्र व्यक्ति सम्राट ही था। सम्राट ही उनके पति थे, उनकी एकमात्र आशा। कल लालटेन महोत्सव का 15वां दिन है। महल की सभी तैयारियां पूरी तरह से सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यू लैन फिर मुस्कुराई। महाराज निश्चिंत रहिए, ये सेवक हर चीज पर बारीकी से नजर रख रहा है। हम अगले दिन लालटेन महोत्सव है। मुख्य उत्सव शाम को थे। दिन में कोई गतिविधि निर्धारित नहीं थी, इसलिए ज़िया रुकीन देर तक सोती रही। जब वह उठी तब तक दोपहर हो चुकी थी। शाओ ज़ीज़ी दोपहर का भोजन लेकर लौटी और खुशी से घोषणा की, आज शाओ वेज़ी ने हमें मीठे चिपचिपे चावल के गोलों के 2 अतिरिक्त कटोरे दिए हैं और कहा है कि ये इस नौकरानी और बहन ज़ेयू के लिए हैं। शेया रुकीन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि वहाँ मीठे चिपचिपे चावल के गोले हैं। उनमें क्या क्या भराई है? मीठे वाले में तिल, मूंगफली या कैंडी फ्रूट की फिलिंग होती है। नमकीन वाले में झींगा, कीमा बनाया हुआ मांस या मछली होती है। इस नौकर को मालिक की पसंद का पता नहीं था, इसलिए मैंने हर किस्म के कुछ टुकड़े मंगवा लिए। इतना कहकर ज़ेयू ने खाने का डिब्बा खोला और खाना परोसना शुरू कर दिया। शेया रुकीन को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने पहली बार सुना था कि मीठे चिपचिपे चावल के गोले नमकीन भी हो सकते हैं। तो मैं इनमें से एक एक चखकर देखूंगा। हाँ, ज़ेयू ने चीनी मिट्टी के सूप के बर्तन का ढक्कन उठाया, जिसमें विभिन्न रंगों की भराई से भरे हुए गोल मटोल चिपचिपे चावल के गोले एक साफ सफेद शोरबे में तैरते हुए दिखाई दिए। ये तो उन बिस्कुटों से भी बड़े हैं जो मैंने बचपन में खाए थे। इनके बाहरी आवरण अर्ध पारदर्शी हैं। इन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि परत कितनी पतली है और अंदर कितनी भरपूर भराई है। जैसे ही वह बोली, चिपचिपे चावल की मीठी सुगंध हवा में फैल गई। ज़ेयू ने एक छोटे से सूप के चम्मच का इस्तेमाल करके प्रत्येक रंग की फिलिंग में से एक एक को चुना, उन्हें एक छोटे कटोरे में रखा और उन पर थोड़ा सा शोरबा डाला। गुरुजी, कृपया थोड़ा चखकर देखिए। शेया रुकीन ने मीठे फलों की भराई वाला एक बिस्कुट चुना। उसे ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारने के बाद उसने एक टुकड़ा खाया। तो इसके अंदर मीठा और खट्टा अचार वाला बेर है। चिपचिपे चावल का छिलका नरम और लचीला था। बेर मीठा और खट्टा था और उसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं थी। एक ही निवाले से उसका मुंह उसके सुगंधित मीठे खट्टे स्वाद से भर गया। शेया रुकीन मुस्कुराते हुए खाना खा रही थी। सचमुच महल के लायक है। 21वीं सदी के सुपरमार्केटों में बिकने वाले जमे हुए पैकेट बंद उत्पादों से यह कहीं बेहतर है। आप सबको भी इसे आजमाना चाहिए। ज़ीयुए हंसते हुए बोली, शाओ वेज़ी ने हमें बहुत कुछ दिया है। मालकिन जी भर के खा सकती हैं और फिर हमें इनाम देने में देर नहीं होगी। शेया रुकीन ने इस पर विचार किया और आगे कोई जिद नहीं की। वैसे भी बहुत कुछ बचा था, उसे शक था कि वे तीनों मिलकर उसे खत्म कर पाएंगे। अगर महल में नापसंद किए जाने वालों को भी ऐसी दावतें नहीं मिलती तो मामूली नौकर भला कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ये झाओ हुआ मंडप को दिया गया सम्मान था। उस दोपहर जैसे ही शेया रुकीन झपकी लेने वाली थी, छोटी जूजी चुपके से अंदर आ गई। माननीय महिला, सम्राट ने आपको साथ ले जाने के लिए इस सेवक को भेजा है। शेया रुकीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इस समय आज रात लालटेन महोत्सव का भोज है। अगर मुझ में 10 गुना हिम्मत भी होती तो भी मैं सम्राट के साथ जाने की हिम्मत नहीं करती। वैसे भी ये शिष्टाचार के खिलाफ होता। महल की दूसरी रानियों के बारे में सोचकर ही वे शायद मुझे नोच नोच कर खा जाएंगी। इसलिए ज़िया रुकीन मन ही मन काफी प्रतिरोधी थी, लेकिन छोटी जूजी और इंतजार नहीं कर सकी और उसने फिर से आग्रह किया, माननीय महिला कृपया जल्दी कीजिए। सम्राट प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंतजार। ज़िया रुकीन एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। उसने क्या कहा? अचानक इतनी जल्दी क्यों? नन्हे जूजी ने अपना सिर कुचाया, ज्यादा कुछ बताने की हिम्मत न करते हुए, और केवल स्पष्ट रूप से कहा, आदरणीय महिला आने पर समझ जाएंगी। शेया रुकीन ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। ज़ेयू ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपनी मालकिन का चेहरा दोबारा धोने में मदद की और उन्हें दरवाजे से बाहर निकाल दिया। झाओ हुआ मंडप एक एकांत स्थान पर स्थित था और छोटा जूजी महज एक कनिष्ठ हिजड़ा था। महल में इतने सारे लोगों के आने जाने के कारण उनके आने जाने पर किसी का ध्यान नहीं गया। महल के मुख्य रास्तों से जाने के बजाय ज़िया रुकीन ने छोटे जूजी को शाही उद्यान से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर ले गए। पूर्वी द्वार को पार करते हुए वे जल्द ही झाओचेन महल के एक पिछले द्वार पर पहुंच गए। दिन भर भले ही बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जब कोई सम्मानित महिला किसी छोटे हिजड़े को बगीचे में टहलने के लिए ले जाती है तो किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। भला किसने सोचा होगा कि वह झाओचेन महल जा रही है। इतना ही नहीं, हरम को झाओचेन महल से जोड़ने वाले पूर्वी द्वार पर कोई उसका इंतजार कर रहा था। इस तरह ज़िया रुकीन बिना किसी को पता चले झाओचेन महल पहुंच गई। यहाँ तक कि पूर्वी द्वार के सबसे नजदीक स्थित जियाओफांग हॉल को भी उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। झाओचेन महल के अंदर पहुंच जाने के बाद वह सुरक्षित थी। अंदर प्रवेश करते ही ज़िया रुकीन की नजर सम्राट पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी अपने कपड़े बदले थे। सम्राट, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। झाओ जुन्याओ ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, नपुंसक के कपड़े पहनो और मेरे साथ महल से बाहर चलो। क्या? शेया रुकीन हैरान रह गई, क्योंकि जब से वह वहां थी उसने कभी नहीं सुना था कि महारानियों को महल से बाहर जाने का मौका मिलता हो। ज्यादा से ज्यादा कुछ खास महारानियों के साथ शिकार यात्रा या गुप्त निरीक्षण होता था।
हर किसी को यह मौका नहीं मिलता था। उसकी कई ऐसी पत्नियां थीं जो महल में आईं और फिर कभी बाहर नहीं निकली। क्या जाना नहीं चाहते? झाओ जुन्याओ ने उसकी ओर देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाई। मैं जाना चाहती हूँ, बिल्कुल, ज़िया रुकिंग ने तुरंत जवाब दिया। वह हमेशा से यह सोचती रहती थी कि प्राचीन राजधानी शहर कैसा रहा होगा। सच कहें तो उसने इसे केवल टीवी सीरियल में ही देखा था, और उसके पूर्व गुरु को तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अब जब उसे ऐसा अवसर मिला था, तो वह इसे भला कैसे छोड़ सकती थी। महल की दासी की मदद से ज़िया रुकिंग ने जितनी जल्दी हो सके अपना रूप बदल लिया। पलक झपकते ही वह एक नन्हे हिजड़े में परिवर्तित हो गई। सम्राट, चलिए चलें। झाओ जुन्याओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मैं गुप्त रूप से निरीक्षण कर रहा हूँ। बाहर निकलने पर कोई गलती न करना। सम्राट, तो मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? मुझे तीसरा गुरु कहो। वह अपने भाइयों में तीसरा था। जी हाँ, तीसरे गुरु जी, ज़िया रुकिंग ने मधुर स्वर में कहा, स्पष्ट रूप से प्रसन्न होकर। झाओ जुन्याओ ने उसे एक कठोर नजर से देखा, लेकिन उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। लालटेन उत्सव की दोपहर को सम्राट महल से निकल गए। उन्होंने इसे छुपाया नहीं, इसलिए ये खबर हरम में तेजी से फैल गई, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सम्राट का महल से निकलना एक आम बात थी। ये पहली या दूसरी बार नहीं था। जहां तक लेडी शिया की बात है, हरम की नजर में वह हमेशा बीमार रहती थी और कुछ समय से प्रतिष्ठित नहीं थी। जब वह लोकप्रिय थी, तब लोग उनकी खूब चापलूसी करते थे। लेकिन अब जब वह लोकप्रिय नहीं रही, तो कोई भी उनसे मिलने नहीं आता था। जो रानी हमेशा घर में ही रहती है और लोकप्रिय नहीं होती, उसे जल्द ही भुला दिया जाता है। क्योंकि वह उसे महल से बाहर ले जा रहा था, इसलिए इस बार वे घोड़ों पर सवार नहीं हुए, बल्कि एक बग्घी में सवार हुए। महल से बाहर पहुंचकर उन्होंने उसके लिए एक जगह ढूंढी जहां वह हिजड़े के वस्त्र उतारकर स्त्री वस्त्र पहन सके। पोशाक सुंदर थी और राजधानी शहर के सबसे फैशनेबल फैशन के अनुरूप थी। इसमें ऊपर लाल दमिश्क जैकेट और नीचे सफेद दमिश्क की प्लीटेड स्कर्ट थी, जिस पर सुंदर कढ़ाई वाले फूल बने थे। ठंड लगने के कारण उसने एक मोटा सफेद हंस के पंखों वाला लबादा भी ओढ़ा हुआ था। शिया रुकिंग आकर्षक थी, अब थोड़ी गोल मटोल हो गई थी, आंखें पहले से बड़ी हो गई थी, जिससे वह पहले की पतली काया की तुलना में कहीं अधिक मोहक लग रही थी। उसका सीधा सादा और निडर स्वभाव, साथ ही उसकी जीवंत और चमकती आंखें, उसे जीवंत और मनमोहक बना रही थी। झाओ जुनियाओ को जो कुछ भी दिखा, वह उसे बहुत पसंद आया। उसे खूबसूरत महिलाएं बेहद पसंद थी, और उससे भी ज्यादा उसे ऐसी खूबसूरत महिलाएं पसंद थी जिनका व्यक्तित्व मनमोहक हो। झाओ जुनियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, सड़कें बहुत भीड़ भाड़ वाली हैं, घोड़ा गाड़ी लेना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए चलिए पैदल चलते हैं। बहुत बढ़िया। ज़िया रुकिंग और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। कहते हैं कि 21वीं सदी में महिलाओं के साथ खरीदारी करने जाना पुरुषों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। और अब दुनिया के इस सबसे सम्मानित व्यक्ति ने खुद उनके साथ खरीदारी का लुत्फ उठाया। शिया रुकिंग दिल से बेहद रोमांचित थी। जब वे बातें कर रहे थे, झाओ जुन्याओ चहल पहल भरे बाजार की ओर चलने लगा और ज़िया रुकिंग भी तेजी से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। त्योहार होने के कारण सड़कें बहुत चहल पहल से भरी थीं। उनमें शाही वन सेना के कई अंगरक्षक नौकरों के वेश में थे, जिन्हें हम आजकल अंगरक्षक कहते हैं। झाओ जुन्याओ ने एक लंबा सफेद चोला पहना हुआ था, हाथ में एक तह वाला पंखा था और वह सबसे आगे चल रहा था। ज़िया रुकिंग छोटे छोटे तेज कदमों से खुशी खुशी उसके पीछे पीछे चल रही थी। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, 21वीं सदी में उस जैसी गरीब लड़की को ऐसा नज़ारा देखने में कितना समय लगेगा। अगर झाओ जुन्याओ को आधुनिक युग में रखा जाए, तो उनका दर्जा यकीनन एक राष्ट्रपति के बराबर होगा। वह एक आम नागरिक शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी राष्ट्रपति से मिल भी न पाए। शादी करना तो दूर की बात है, वह सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बेहद आकर्षक दिखने में, कद काठी में और रुतबे में परिपूर्ण थे। शिया रुकिंग बेहद प्रसन्न और आभारी महसूस कर रही थी। हे भगवान, आपने मुझ पर बहुत कृपा की। आखिरकार, जब वो प्राचीन काल में आ गई है जहां जीवन भर साथ रहने का कोई झंझट नहीं है, तो क्यों न वो कुछ और ही तलाश ले। क्या करें, किसी की पसंद इतनी सती है। हाँ हाँ, झाओ जुनियाओ ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कोई उसे एक मूर्खतापूर्ण मोहित मुस्कान के साथ घूर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या तुम साथ नहीं चलोगी? झाओ जुन्याओ ने सख्त चेहरे से उसे डांटा। असल में वह मन ही मन काफी खुश था,
लेकिन ये बात वह कभी किसी को नहीं बताता। आखिर सम्राट होने के नाते एक निश्चित स्तर की गरिमा बनाए रखना जरूरी होता है। खांसी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। शेया रुकी खुशी खुशी दौड़ती हुई वहां पहुंची। जब झाओ जुनियाओ बाजार से गुजर रहा था, तो उसके गंभीर हाव भाव और आलीशान पोशाक ने आम लोगों को ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। परिणाम स्वरूप सभी लोग अपने आप उससे दूर हट गए। ज़िया रुकी को भी भीड़-भाड़ और धक्का-मुक्की से बचकर व्यस्त इलाके में खरीदारी करने का अनुभव मिला। लेकिन वह थोड़ी उलझन में थी। वे कहाँ जा रहे थे? इतने समय बाद भी उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। सम्राट, तीसरे स्वामी, हम कहाँ जा रहे हैं? ज़िया रुकिंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। झाओ जुनियाओ कुछ नहीं बोली, लेकिन नौकरानी के वेश में ली शेंगान ने चुपके से उससे कहा, मालिक कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलने जा रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद आदरणीय महोदया आसपास का भ्रमण कर सकती हैं। ओह, शेया रुकिंग ने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में उनका समूह जुक्सियन झाई नामक एक शराबखाने में पहुंच गया। अंदर बहुत शोर था। बाहर से भी शराब पीने और ताश खेलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। झाओ जुन्याओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और ली शेंगन को निर्देश देते हुए कहा, कुछ लोगों को उसके पीछे भेजो और आसपास का जायजा लेने को कहो। फिर उसने शिया रुकिंग से कहा, अंदर बहुत अफरा तफरी है और तुम्हारे लिए असुविधाजनक है। पहले कहीं और घूम लो। मैं यहाँ का काम खत्म करके तुम्हें लालटेन दिखाने ले चलूंगा। झाओ जुनियाओ ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कोई उसे एक मूर्खतापूर्ण मोहित मुस्कान के साथ घूर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, क्या तुम साथ नहीं चलोगी? झाओ जुनियाओ ने सख्त चेहरे से उसे डांटा। असल में वह मन ही मन काफी खुश था, लेकिन ये बात वह कभी किसी को नहीं बताता। आखिर सम्राट होने के नाते एक निश्चित स्तर की गरिमा बनाए रखना जरूरी होता है। खांसी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। शेया रुकी खुशी खुशी दौड़ती हुई वहां पहुंची। जब झाओ जुनियाओ बाजार से गुजर रहा था, तो उसके गंभीर हाव भाव और आलीशान पोशाक ने आम लोगों को ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। परिणाम स्वरूप सभी लोग अपने आप उससे दूर हट गए। ज़िया रुकी को भी भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की से बचकर व्यस्त इलाके में खरीदारी करने का अनुभव मिला। लेकिन वह थोड़ी उलझन में थी। वे कहाँ जा रहे थे? इतने समय बाद भी उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। सम्राट, तीसरे स्वामी, हम कहाँ जा रहे हैं? ज़िया रुकिंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। झाओ जुनियाओ कुछ नहीं बोली, लेकिन नौकरानी के वेश में ली। शेंगान ने चुपके से उसे कहा, मालिक कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलने जा रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद आदरणीय महोदया आसपास का भ्रमण कर सकती हैं। ओह, शेया रुकिंग ने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में उनका समूह जुक्सियन झाई नामक एक शराबखाने में पहुंच गया। अंदर बहुत शोर था। बाहर से भी शराब पीने और ताश खेलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। झाओ जुनियाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और ली शेंगन को निर्देश देते हुए कहा, कुछ लोगों को उसके पीछे भेजो और आसपास का जायजा लेने को कहो। फिर उसने शिया रुकिंग से कहा, अंदर बहुत अफरा तफरी है और तुम्हारे लिए असुविधाजनक है। पहले कहीं और घूम लो। मैं यहाँ का काम खत्म करके तुम्हें लालटेन दिखाने ले चलूंगा। लालटेन महोत्सव के दौरान लालटेन का प्रदर्शन बेहद खूबसूरत और शानदार था। उसे यह जरूर पसंद आएगा। हैं, वो हमेशा अनजाने में उसके बारे में क्यों सोचता रहता था। झाओ जुनियाओ को अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। दूसरी ओर शेया रुकिंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसने बस खुशी खुशी सहमति दे दी। सड़कें इतनी चहल पहल भरी थी कि उसे लगा मानो सब कुछ देखने के लिए उसकी आंखें कम पड़ रही हों। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह किससे मिल रहा है। सड़कों पर घूमने के मुकाबले ये कितना उबाऊ होता। उसे खुश देखकर झाओ जुनियाओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह ली शेंगन और अन्य लोगों के साथ ऊपर चला गया। शेया रुकिंग, लिटिल झूजी और नौकरों के वेश में कुछ गार्डों के साथ पास के जीवंत बाजार की ओर चल पड़ी। ये तो बहुत ही जीवंत है। सड़क पर हर तरह के विक्रेता मौजूद थे, जो तरह तरह के स्नैक्स और मिठाइयाँ बेच रहे थे। यहाँ का स्ट्रीट फूड महल के व्यंजनों से कम विविध नहीं है। शेया रुकिंग उन दृश्यों को देखकर चकित रह गई। छोटा झूजी बहुत बुद्धिमान था। अपने गुरु के साथ होने के कारण उसे अक्सर महल से बाहर जाने का मौका मिलता था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानकार था। वह तुरंत बातचीत में शामिल हो गया। मास्टर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। बाहर के ये स्वादिष्ट व्यंजन अंदर के व्यंजनों से किसी भी तरह से कमतर नहीं है। आखिरकार
शाही रसोई के रसोइये तो बाहर से ही चुने गए थे, है ना? और तो और, मास्टर शेफ मुख्य व्यंजन बनाने में माहिर होते हैं, स्ट्रीट फूड में उतने नहीं। ज़िया रुकिंग ने सिर हिलाया। इसीलिए तो कहते हैं, असली उस्ताद आम लोगों में ही होते हैं। छोटी जूजी फिर हंस पड़ी। बाहर न केवल हमारे महान चू राजवंश के व्यंजन और नाश्ते हैं, बल्कि विदेशी भूमि के व्यंजन और नाश्ते भी हैं। एक बार अपने स्वामी के साथ एक काम से बाहर जाते समय मैंने कुछ डोंगयिंग लोगों को कच्ची मछली खाते देखा। छी छी, सचमुच दुनिया विशाल है और चमत्कारों से भरी हुई है। शेया रुकिंग बीच रास्ते में ही रुक गई। डोंगयिंग, छोटी जूजी ने जल्दी से समझाया। हे गुरुदेव, चूंकि आप अक्सर बाहर नहीं जाते, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको इन चीजों के बारे में कम जानकारी होगी। डोंगयिंग हमारे महान चू राजवंश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के लोग तट के किनारे रहते हैं और मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। तो फिर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वे कच्ची मछली का मांस खा सकते हैं। ज़िया रुकिंग ने हंसते हुए कहा। बातचीत के दौरान ज़िया रुकिंग ने थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा वॉन्टन का स्टॉल देखा। फिर उसे भूख लगने लगी, इसलिए वह इस दुविधा में फंस गई कि वह सड़क किनारे के स्टॉल पर खाना खाए या अपनी सुरुचिपूर्ण छवि को बनाए रखे। छोटी जूजी ने उसके विचारों को भली भांति समझ लिया। गुरुजी, आप, मुझे भूख लगी है, ज़िया रुकिंग ने सीधे सीधे कहा। एक खाने के शौकीन के लिए स्वादिष्ट भोजन को देखना लेकिन उसे खाना पाना किसी यातना से कम नहीं है। क्या आप वॉन्टन खाना चाहते हैं, स्वामी जी? मैं अभी जाकर आपके लिए कुछ खरीद लाता हूँ। शेया रुकिंग कुछ देर तक हिचकिचाई, उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ। चलो इसे भूल जाते हैं। वॉन्टन को बाहर ले जाने पर उनका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगेगा, और एक छोटी सी कुर्सी पर बैठकर उन्हें खाना वास्तव में काफी असभ्य लगता है। हालांकि महल के अंदर वह बेरोक टोक थी, लेकिन उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। अब अगर वह बाहर अनुचित व्यवहार करे तो ये काफी शर्मनाक बात होगी। इसके अलावा शाही रसोई में ऐसे रसोइये थे जो वॉन्टन बना सकते थे, और उनके बनाए वॉन्टन स्वादिष्ट भी होते थे, इसलिए वह सड़क किनारे मिलने वाले वॉन्टन के एक कटोरे से वंचित नहीं रह रही थी। सम्राट उसे पसंद करते थे, और उसे इस बारे में समझदारी से काम लेना ही था, है ना? चल दर, हाँ, छोटी जूजी ने अंदर ही अंदर राहत महसूस करते हुए सहमति जताई। यदि गुरु ने उसे इन्हें खरीदने का आदेश दिया होता, तो वह वास्तव में मना करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कल्पना कीजिए, महल के अंदर की एक सम्मानित महिला सड़क पर एक छोटे से स्टूल पर बैठी हुई वॉन्टन का आनंद ले रही हो। वह दृश्य काफी अप्रिय होता। इस प्रकार ज़िया रुकिंग वहां से चली गई, लेकिन वह इतने अच्छे अवसर को कैसे छोड़ सकती थी और कुछ स्वादिष्ट चीजें इकट्ठा न करती। इसलिए उसने छोटी जूजी से अपने लिए एक खाने का डिब्बा मंगवाया। रास्ते में जब भी उन्हें कोई स्वादिष्ट चीज मिलती थी, चाहे वह मीठी हो, नमकीन हो, सुगंधित हो या बदबूदार, ध्यान दें, बदबूदार का मतलब बदबूदार टोफू से है, गलतफहमी न पाले, वे उसे अपने अंदर भर लेते थे। बेशक इसके लिए शर्त यह थी कि यह अच्छी तरह से सुरक्षित रहे और उन वॉन्टन की तरह न हो जो कुछ समय बाद नरम पड़ जाते हैं। एक पल में ही खाने का डिब्बा भर गया। शेया रुकिंग अब भी थोड़ी असंतुष्ट थी। तब छोटी जूजी ने उसे याद दिलाया, लगभग समय हो गया है, हमें अब जुक्सियनझाई के लिए निकलना चाहिए। शेया रुकिंग ने आकाश की ओर देखा, और अपनी अनिच्छा के बावजूद उसे सभी को वापस ले जाना पड़ा। चलते समय वह निर्देश देना नहीं भूली, इस खाने के डिब्बे में जो सामान है, मैं उसे वापस ले जा रहा हूँ। किसी को इस पर कड़ी नजर रखने के लिए कहें, और किसी को भी इसे छूने न दें। चिंता मत करो, इसे कोई नहीं छुएगा, छोटी जूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी ज़िया रुकिंग संतुष्ट भाव से आगे बढ़ने लगी। जुक्सियनझाई के प्रवेश द्वार पर झाओ जुन्याओ अभी अभी बाहर आ रही थी, उसके पीछे कुछ अच्छे कपड़े पहने हुए लोग थे। दूर से देखने पर वे व्यापारियों जैसे लग रहे थे। जब तक शेया रुकिंग वहां पहुंची, वे लोग पहले ही जा चुके थे। उसने कोई सवाल नहीं पूछा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और पुकार कर बोली, तीसरे गुरुजी। झाओ जुन्याओ ने उसे वापस आते देखा। उसके साथ छोटी जूजी एक बड़ा खाने का डिब्बा लिए हुए थी, और वह जानती थी कि उसने काफी सारा सामान खरीदा है। वह मुस्कुराया और पूछा, क्या आप घूमते घूमते थक गए हैं? अभी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लालटेन देखना पसंद करूंगी। तुम्हें कहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शेया रुकिंग को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह ये तो नहीं कह सकती थी कि उसे सड़क किनारे की दुकान से वॉन्टन न खाने का पछतावा है ना? क्या उसे सम्राट से इन्हें खाने में शामिल होने के लिए कहना चाहिए?
बेहतर होगा कि न कहे। जैसे ही वह सोच रही थी कि कैसे जवाब दे, अचानक उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक भीड़ जमा है, जो शोर मचा रही है और उनकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। शेया रुकिंग की निगाहें अनायास ही उस दिशा में चली गईं। झाओ जुन्याओ ने भी ये देखा और तुरंत आदेश दिया, चलो चलें। फिर वह उस दिशा की ओर बढ़ा जिधर वह देख रही थी। तीसरे गुरु, क्या आप लालटेन नहीं देखना चाहते थे? ज़ेया रुकिंग ने पूछा। शायद सम्राट भी लालटेन देखने के लिए बाहर आए थे, और अगर इससे उन्हें देरी हुई तो क्या ये बुरा नहीं होगा? अभी तो शुरुआत है, कोई जल्दी नहीं। ये सुनकर ज़ेया रुकिंग ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि तेजी से उसके पीछे चल दी। आसमान में अभी अंधेरा नहीं छाया था, और लालटेनें भी नहीं जलाई गई थी। दरअसल लालटेनें देखने के लिए अभी थोड़ा जल्दी था। जैसे ही समूह पास पहुंचा, उन्हें पता चला कि यह एक दुकान थी जो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत थी। ठीक सामने कोई जोर जोर से सामान बेचते हुए घंटा बजा रहा था। देवियों और सज्जनों, आइए एक नजर डालिए, यहाँ देखिए। जैसे जैसे वह करीब आती गई, ज़ेया रुकिंग को एहसास हुआ कि यह एक पुरस्कार प्रतियोगिता थी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, दुकानदार जी, ये खेल कैसे खेला जाता है? बिल्कुल सही, सिर्फ घंटी मत बजाओ, हमें इसके बारे में बताओ। दूसरे व्यक्ति ने अधीरता से जवाब दिया। दुकानदार जैसे दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए घंटा नीचे रख दिया। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, सभी लोग जल्दबाजी न करें, ये खेल बहुत सरल है। आप सभी इस ढांचे को देखिए, इस पर लटकी हुई वस्तुएं हमारी दुकान की इस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं हैं। दुकानदार ने 10 फीट से अधिक ऊंचे लकड़ी के फ्रेम की ओर इशारा करते हुए कहा। वस्तुओं को पतली रस्सियों से फ्रेम से बांधा गया था, जो एक के बाद एक पंक्तियों में बंधी हुई थी। वहां रेशम के पूरे रोल जैसी बड़ी बड़ी चीजें, प्राचीन वस्तुएं और सुलेख चित्रकलाएं थीं। छोटी वस्तुओं में रूजर, फेस पाउडर, हेयरपिन और विभिन्न प्रकार के आभूषण शामिल थे। लकड़ी के फ्रेम के नीचे जमीन पर सूती गद्दी की एक मोटी परत बिछाई गई थी। दुकानदार ने बोलना जारी रखा, उपस्थित प्रत्येक अतिथि एक डांट ले सकता है। यदि कोई भी डांट से पतली रस्सी को काटकर वस्तु को नीचे गद्दे पर गिरा देता है, तो वह वस्तु आपकी हो जाएगी, और दुकान आपसे कुछ भी शुल्क नहीं लेगी। दुकानदार के बोलते ही एक युवा कर्मचारी ने टोकरी से प्रत्येक दर्शक को एक एक डांट देना शुरू कर दिया। हालांकि वहां मौजूद दर्शक दीर्घा में शोर मच गया और वे आपस में जोशपूर्वक चर्चा करने लगे। वस्तु पर प्रहार करना तो एक बात है, लेकिन इतनी पतली रस्सी को काटना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, नीचे की रस्सियां मोटी और लंबी हैं, निशाना लगाना आसान है, लेकिन सबसे ऊपर वाले हिस्से में रस्सियां सबसे पतली और छोटी होती हैं। आप उसे कैसे शूट करेंगे? बिल्कुल सही, वहां लटका हुआ, हवा चलने पर तो मैं उसे मुश्किल से देख पाता हूँ। सटीक निशाना लगाना तो दूर की बात है। जब भीड़ इधर उधर चर्चा कर रही थी, तभी एक और व्यक्ति ने पूछा, क्या होगा अगर तीर रस्सी को न तोड़कर किसी वस्तु पर ही लग जाए? दुकानदार मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर आप आइटम को हिट करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह गिनती में नहीं आएगा। भीड़ में उत्साह का माहौल था, लेकिन फिर भी कई लोग इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। आखिर यह मुफ्त था, तो किस्मत साथ दे तो क्या फर्क पड़ता है। भीड़ से बाहर खड़ी ज़िया रुकिंग भी बहुत उत्साहित थी। प्राचीन लोग बहुत ही सीधे साधे थे, आधुनिक लोगों की तरह नहीं, जो व्यवसायिक प्रचार अभियान चलाते हैं जिनमें केवल बातें होती हैं और कोई ठोस बात नहीं होती, और फिर वे आपको ढेर सारे वाउचर देते हैं, जो सब एक जाल होता है। उसके बगल में खड़ा झाओ जुन्याओ काफी शांत था, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही गंभीर भाव बरकरार था। उसने चमकती आंखों वाली ज़िया रुकिंग की ओर देखा और उदासीनता से पूछा, क्या आप जाना चाहते हैं? हम। ज़िया रुकिंग ने जोर से सिर हिलाया। आखिर यह मुफ्त था, मजे में शामिल होना मनोरंजक होगा, है ना? झाओ जुन्याओ ने घनी भीड़ को देखा और दुविधा में पड़ गई। जाना, मुझे छूना पसंद नहीं है। नहीं जाना, लेकिन वह बहुत उम्मीद भरी और दयनीय लग रही है। मेरे स्वामी, क्या हम न चलें? ज़िया रुकिंग आखिरकार अपने ख्यालों से बाहर निकली और उनकी आस्तीन खींचने लगी। धिक्कार है, धिक्कार है। अपनी उत्तेजना में मैंने सब कुछ भुला दिया और सम्राट की भावनाओं का ख्याल रखना भूल गई। उन्हें शांति पसंद है, इतनी शोरगुल वाली भीड़ में वे कैसे रह सकते हैं? शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी धक्का मुक्की नहीं झेली होगी। मैं तो बस एक मामूली सम्मानित महिला हूँ, मुझे सम्राट को इस तरह कष्ट देने की हिम्मत कहाँ से आई? जब वह सोच ही रही थी, तभी अचानक ज़िया रुकिंग को धक्का लगा। आह!
वह दर्द से चीख उठी और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गई। जैसे ही वह गिरने वाली थी, झाओ जुनियाओ ने झट से उसे संभाल लिया। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो उन्हें कई खूबसूरत पोशाक पहने महिलाएं नौकरानियों के साथ दिखाई दी, जो संभवतः धनी परिवारों से थीं। उन्होंने ज़िया रुकिंग को नाखुशी भरी निगाहों से देखा। तुम रास्ता क्यों रोक रहे हो? अगर तुम नहीं जा रहे हो, तो दूसरों को जाने दो। बिल्कुल, तुम आंखों को चुभ रहे हो। जल्दी हटो। उनके बोलने से पहले ही महिलाओं की नजर झाओ जुनियाओ पर पड़ी, जो एक तरफ खड़ा था। और फिर ज़िया रुकिंग ने इतिहास में सबसे तेजी से भाव परिवर्तन देखा। जब वे महिलाएं चली गईं, तो उनके चेहरे अभी भी शर्म से लाल थे। ज़िया रुकिंग को शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे स्वामी, चलिए, हम नहीं चलते? झाओ जुनियाओ ने पूछा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अब मैं जाना नहीं चाहता। उनकी वजह से ज़िया रुकिंग चुप हो गई। पहली बात तो ये कि उसे लगा कि वह अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रही है। अपमानित होने पर जवाब न दे पाना बेहद शर्मनाक था। दूसरी बात, उसकी रुचि ही खत्म हो गई थी। वहां बहुत भीड़ थी, वह जाना नहीं चाहती थी। ज़िया रुकिंग सिर झुकाए अपने रुमाल से खेलती रही, कुछ नहीं बोली। झाओ जुनियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने उसे और करीब खींच लिया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ भीड़ का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसने पहले भी कई अभिमानी और घमंडी महिलाओं को देखा था। वह इतना तुच्छ नहीं था कि उन कुछ महिलाओं की परवाह करे, लेकिन वह दुखी थी और वह उसे खुश करना चाहता था। डॉट 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 लकड़ी के ऊंचे मचान पर लोगों की भारी भीड़ थी। सौभाग्य से दुकानदार ने अपने सहायकों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगा रखा था, इसलिए कुछ हद तक व्यवस्था बरकरार थी। ज़िया रुकिंग और झाओ जुनियाओ दोनों को एक एक तीर लगा और वे फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। पहले वाली महिलाओं के समूह को भी अभी अभी उनके दांत मिले थे और वे मचान से लटके पुरस्कारों के बारे में बातें कर रही थी, ये तय करने में हिचकिचा रही थी कि कौन सा चुने। अरे, देखो, सफेद कपड़ों वाला सज्जन भी यहाँ है। उसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन एक नज़र में ही पता चल जाता है कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार का युवा उस्ताद है। आपको कैसे मालूम? बस एक एहसास है, मैं इसे ठीक से समझा नहीं सकता। कुछ ही वाक्यों के भीतर सभी महिलाएं शर्म से लाल हो गईं। उन्होंने इतना सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था, जिसकी हर हरकत से एक ऐसी आभा निकलती थी जो उन्हें पूरी तरह से मोहित कर लेती थी। पास ही में झाओ जुनियाओ ने पूछा, तुम्हें कौन सा पसंद है? मुझे बताओ। ज़िया रुकिंग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए चारों ओर देखा। काफी समय बीतने के बाद केवल कुछ ही लोग सबसे नीचे लटके हुए कपड़े के थानों और सुलेख के स्क्रॉलों को निशाना बनाने में कामयाब हुए थे। ऊपरी स्तरों पर रखे किसी भी पुरस्कार को निशाना नहीं बनाया जा सका था, संभवतः ये बहुत मुश्किल था। इसके अलावा हवा तेज हो गई थी, जिससे रस्सियां हिलने लगीं और काम और भी मुश्किल हो गया। कुछ देर सोचने के बाद ज़िया रुकिंग ने सबसे निचले स्तर पर रखी एक सुलेख पांडुलिपि की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वह पसंद है। झाओ जुनियाओ ने उसकी उंगली का पीछा किया और फिर उसका चेहरा उदास हो गया। यह मेरी क्षमताओं का सरासर अपमान है। क्या वह सोचती है कि मैं इतना अक्षम हूँ? ज़िया रुकिंग भावों को पढ़ने में माहिर थी। माहौल में आए बदलाव को भांपते हुए उसने तुरंत कहा, मुझे तो दूसरी मंजिल पर लगा पंखा और भी ज्यादा पसंद है। झाओ जुनियाओ। उसी क्षण वे महिलाएं पास आई। उनके चेहरे पर होंगयुन जैसी शर्मिंदगी झलक रही थी। युवक स्वामी, इस विनम्र लड़की को सबसे ऊपरी पायदान पर लगा हेयरपिन बहुत पसंद है। क्या आप मेरे लिए इसे जीतने का प्रयास करेंगे? झाओ जुनियाओ ने अपना सिर घुमाया। ओह, एक और लड़की शर्माते हुए जल्दी से पास आई। युवक, मुझे हेयरपिन के बगल वाला जेड पेंडेंट बहुत पसंद आया। मम्मा, झाओ जुनियाओ ने सिर हिलाया। क्या उसने अभी अभी सहमति दे दी? ज़िया रुकी कुछ हद तक अचंभित रह गई। सम्राट संपूर्ण जू राजवंश के हैं, सम्राट संपूर्ण हरम के हैं। उसने मन ही मन 300 बार यह बात दोहराई। तभी जाकर उसने अपने मन की झुंझलाहट को काबू किया। मैं कुछ नहीं कर सकती, आखिर मेरी हैसियत तो नीची है। झाओ जुनियाओ के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने फिर पूछा, तुम्हें और क्या पसंद है? मुझे सब एक साथ बताओ। एक और लड़की हैरान दिखी। हर किसी को सिर्फ एक ही तीर मिलता है। स्वामी जी, क्या आप अपना तीर मुझे देने का इरादा रखते हैं? जब वह बोल रही थी, तो उसके चेहरे पर प्रेम में डूबी युवती का भाव छुपाना नामुमकिन था। जिस तरह से वह अपनी पलकें झपका रही थी, कितनी नखरीली औरत है। ज़िया रुकिंग ने मन ही मन आंखें घुमाई। हालांकि उसे मानना पड़ा कि वह प्रभावित हुई थी। सम्राट सचमुच सम्राट हैं, एक साथ कई महिलाओं के साथ इश्कबाजी कर रहे हैं।
ये तो वाकई चौंकाने वाला है। फिर भी मुझे अब भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। सम्राट के पास महिलाओं की कमी नहीं है, आज वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? लड़की की बातें सुनकर झाओ जुन्याओ ने बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिया। अपनी पतली उंगलियों से उसने धीरे से दो छोटे दांत उठाए और लकड़ी के रैक के सबसे ऊपरी हिस्से पर निशाना साधा। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, उसका चेहरा गंभीर था। अब अंधेरा गहराता जा रहा था और उसकी लंबी आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे की स्पष्ट सुस्पष्ट आकृति धुंधली रोशनी में हल्की चमकती हुई नजर आई। एकदम सही, त्रुटिहीन। श्रेया रुकिंग अपेक्षाकृत शांत थी, बस मोहित सी दिख रही थी। बाकी महिलाएं तो पूरी तरह से मोहित हो गई थीं। उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे मानो गले से बाहर निकल आएंगे। चेहरे लाल हो गए थे, शर्म हया का सारा दिखावा भूल चुकी थी, मानो जावा में फेंक दी गई हो। युवा स्वामी, सबसे ऊपर रखा हुआ अगेट का कंगन कितना सुंदर है, एक और लड़की ने स्नेहपूर्वक कहा। जिया रुकिंग, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या तुम इतनी घिनौनी बातें करना बंद कर सकते हो? उसने मन ही मन शिकायत की। हालांकि झाओ जुन्याओ आश्चर्यजनक रूप से सहनशील बने रहे और किनारे से देखते हुए उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान अभी भी खेल रही थी। उनकी इस मुस्कान को देखकर न केवल उनके सामने बैठी कुछ महिलाएं, बल्कि दूर खड़ी युवतियां और विवाहित महिलाएं भी उन्हें निहारने लगी। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। श्रेया रुकिंग ने उन निगाहों को पहचान लिया। ये बिल्कुल 21वीं सदी के किसी सेलिब्रिटी के प्रशंसकों जैसी हैं, है ना? वो सारी प्रशंसा और दीवानगी। इसी क्षण झाओ जुन्याओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और पलक झपकते ही तीर चला दिए। उसके बगल में हवा में एक तेज सरसराहट की आवाज गूंजी। इससे पहले कि श्रेया रुकिंग कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसे वस्तुओं के गिरने की आवाज सुनाई दी। भीड़ आश्चर्य से दंग रह गई। युवा मास्टर, हे भगवान, पूरी ऊपरी पंक्ति ही गिर गई। इस नन्हे गुरु ने ये कैसे किया? ये सुनकर जिया रुकिंग ने तुरंत ऊपर देखा। वास्तव में लकड़ी के रैक के सबसे ऊपरी हिस्से पर रखे सोने और जैद के गहने सब गायब हो चुके थे। वे अब सूती कंबल पर पड़े थे और उनके तीर धीरे धीरे उन डोरों को छेद रहे थे जिनसे वे लटके हुए थे। दुकानदार को भले ही नुकसान का दुख हुआ हो, लेकिन उसकी दुकान पुरानी और प्रतिष्ठित थी। उसने जो कहा था वह वादा था, वह अपने वादे से मुकर नहीं सकता था और पुरस्कार देने से इनकार नहीं कर सकता था। उसने बनावटी मुस्कान बिखेरी, सामान उठाया और व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया, साथ ही थोड़ी प्रशंसा भी की। इस युवा मालिक के पास वाकई अद्भुत कौशल है। मैं तो अत्यंत प्रशंसनीय हूँ, सचमुच प्रशंसनीय। इसके साथ ही उसने एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जो आंसुओं से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। यह एक ने एक युवा स्वामी हैं, जिन्हें नाराज करने का जोखिम मैं किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकता। झाओ जुन्याओ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि शेंगन को सामान स्वीकार करने के लिए हाथ हिलाकर इशारा किया। इस पर महिलाओं का समूह तुरंत आगे की ओर उमड़ पड़ा। किसने सोचा होगा कि युवा खिलाड़ी इतना दुर्जय होगा, जिसने सिर्फ 2 दांत से उन सभी को मार गिराया। युवा मास्टर, श्रेया रुकिंग पल भर में एक तरफ धकेल दी गई। अगर छोटी झुजी ने उसे संभाला न होता, तो वह शायद गिर जाती। हालांकि पैरों पर ठीक से खड़ी न हो पाने के कारण उसका टखना फिर भी मुड़ गया। श्रेया रुकिंग को पसीना आ गया। वे लड़कियां देखने में लगभग 21वीं सदी की, दिमाग से खाली फैंगर्ल्स जैसी लग रही थी। फिर उसने उन्हें ये कहते हुए सुना, धन्यवाद महोदय, मेरे लिए हेयरपिन मोड़ को पार करने के लिए। अगेट का ब्रेसलेट वाकई बहुत सुंदर है, धन्यवाद महोदय। दोनों लड़कियां एक दूसरे के करीब आने की होड़ में थीं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्सुक थीं। शर्म से चेहरा लाल कर चुकी एक और लड़की ने कहा, सर, मुझे अभी वाला जेड पेंडेंट नहीं चाहिए। कृपया इसे मेरी ओर से उपहार के रूप में स्वीकार करें। ये सुनकर बाकी दोनों को तुरंत ही खुद को कमतर महसूस हुआ और वे मन ही मन गुस्से से उबल रहे थे। उन्होंने उस सज्जन को उपहार देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? कितना बढ़िया अवसर था, कितना प्यारा यादगार तोहफा होता। इसी बीच जिया रुकिंग अपनी मोच टखने को पकड़े हुए असहाय महसूस करते हुए फ्राउनिंग कर रही थी। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था, किस्मत ने ही उसका साथ दिया और उसे इतना शानदार पति दिया। आप सब चाहे जितनी ईर्ष्या कर लें, कोई फायदा नहीं। जब वह ये सोच ही रही थी, तभी अचानक जिया रुकिंग ने देखा कि झाओ जुन्याओ ने एक हेयरपिन और एक जेड ब्रेसलेट उठाया और उसकी ओर बढ़ने लगी। सबकी निगाहों के सामने उसने बड़े प्यार से उसके बालों में हेयरपिन लगा दी। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और अगेट का कंगन उसकी बर्फ जैसी सफेद कलाई पर पहना दिया।
वह उसके कान के पास झुककर हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, अभी इन्हें पहन लो। वापस आने पर मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर जूते ले आऊंगा। ये सुनकर ज़िया रुकीन का चेहरा बिना किसी कारण के लाल हो गया। सबकी नजरों में वे एक बेहद अंतरंग जोड़ा थे। पल भर में ही कई युवतियों के दिल चकनाचूर हो गए। फिर झाओ जुनियाओ ने फिर से बात की। यह जैद का पेंडेंट अच्छी गुणवत्ता का है, मैं इसे आपको इनाम के तौर पर दूंगा। झाओ जुनियाओ ने लापरवाही से वह जैद पेंडेंट छोटी झूजी को दे दिया जो लड़की ने उसे भेंट किया था। अगर वह छोटा हिजड़ा ना होता तो वह नारी लेडी ज़िया भीड़ में गिर सकती थी। इतना कहने के बाद झाओ जुनियाओ अचानक नीचे झुका और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सम्राट, तीसरे स्वामी। ज़िया रुकिंग इतनी हैरान थी कि वह कुछ बोल नहीं पाई। अगर टखने में मोच आ गई है तो हिलना मत, झाओ जुनियाओ ने सख्ती से डांटा। ओह, वह दयनीय रूप से दुखी होकर बुदबुदाई। जब वह वास्तव में चिंतित होता है तो उसकी आवाज हमेशा बहुत उग्र लगती है, लेकिन अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटकर और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर ज़िया रुकिंग देख सकती थी कि उनके पीछे कितनी लड़कियां ईर्ष्या से उसे घूर रही थी। अगर नजरें जान ले सकती तो अब तक उसके शरीर में छेद हो चुके होते। ये सोचकर ज़िया रुकिंग मन ही मन रोमांचित हो उठी। मेरे पति सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, लेकिन अभी तो वो मुझ पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, तो तुम लोग भी यही सोचो। हम्फ। ज़िया रुकिंग ने अपने कंधे के ऊपर से विजयी दृष्टि डाली। वे कुछ लड़कियां ईर्ष्या से जल रही थीं, विशेषकर वह लड़की जिसने जैद पेंडेंट भेंट किया था। वह बेहद शर्मिंदा और लज्जित थी, उसका चेहरा ईर्ष्या से हरा हो गया था। डॉट डॉट डॉट। भीड़ से निकलकर एक शांत जगह पर पहुंचने के बाद जब उत्साह थोड़ा कम हुआ तो ज़िया रुकिंग को अपने टखने में असहनीय दर्द महसूस हुआ। मेरे स्वामी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। झाओ जुनियाओ के कुछ हद तक गंभीर चेहरे को देखकर ज़िया रुकिंग ने दयनीय भाव का दिखावा करते हुए कमजोर स्वर में कहा। झाओ जुनियाओ ने सख्ती से कहा, अगर अगली बार तुम सावधान नहीं रहे तो मैं तुम्हें फिर कभी महल से बाहर नहीं ले जाऊंगी। हालांकि उसका लहजा कठोर था, फिर भी उसकी बातें सुनकर ज़िया रुकिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, ली शेनिगान ने किसी को घोड़ा लाने के लिए कहा और झाओ जुनियाओ ने उसे उस पर बिठा दिया। क्या हम घोड़ा गाड़ी से नहीं जा रहे हैं? नहीं। ओह, झाओ जुनियाओ ने एक हाथ में लगाम पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से उसे थामे हुए था। बाजार की चहल पहल से निकलते ही घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। तेज हवा के कारण ज़िया रुकिंग अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी और उसे केवल ठंडी हवा की सीटी की आवाज अपने कानों के पास से गुजरती हुई महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद घोड़ा रुक गया। ज़िया रुकिंग ने आंखें खोली तो उसे राजधानी शहर के द्वार दिखाई दिए। वह उसे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए शहर की दीवार पर ले गया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो ज़िया रुकिंग अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। लालटेन महोत्सव में लालटेनों का प्रदर्शन वाकई अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह भी उसे यहाँ लाने के लिए इतना उत्सुक था। हालांकि राजधानी की दीवार आधुनिक गगनचुंबी इमारतों से तुलना नहीं कर सकती, फिर भी इसके ऊपर खड़े होकर कोई भी एक नज़र में पूरे शहर का नज़ारा देख सकता है। जैसे जैसे सूर्यास्त ढलता गया, चंद्रमा उदय होने लगा। राजधानी की सड़कें सभी रंगों की लालटेनों से सजी हुई थीं। बाजार की व्यस्त सड़कों पर लालटेनें और भी अधिक घनी संख्या में लगी हुई थीं। हिंडोला लालटेन, खरगोश लालटेन, कमल लालटेन, धनी परिवार तो उत्कृष्ट क्रिस्टल स्पष्ट कांच की लालटेन भी प्रदर्शित करते थे। बड़े और छोटे, पास और दूर, वे आपस में इस तरह गुंथे हुए थे कि राजधानी शहर की समृद्धि को दर्शाने वाली एक जीवंत टेपेस्ट्री का निर्माण हुआ। शहर की दीवार पर खड़े होकर ऐसा महसूस होता था मानो कोई व्यक्ति पूरी तरह से उत्सव में डूबा हुआ हो, मानो उत्सव उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। सड़क विक्रेताओं की आवाजें, विभिन्न दुकानों और रेस्तरां से आती आवाजें, बच्चों का रोना और हंसना, मोलभाव की आवाजें, सब कुछ सुनाई दे रहा था। आम लोग हाथों में लालटेन लिए सड़कों पर टहल रहे थे और इस जीवंत दृश्य को निहार रहे थे। थक जाने पर वे किसी खाने की दुकान पर रुककर गर्मागर्म नूडल्स का एक कटोरा खाते, अपने पैरों को आराम देते और सुकून से बैठ जाते। विवाह योग्य आयु की युवतियां, जो आमतौर पर अपने कमरों में एकांत में रहती थीं, वे भी छोटी पालकियों में बाहर आ गई थीं। उनकी पतली उंगलियों ने धीरे से खिड़की के पर्दे उठाए और वे लालसा भरी निगाहों से बाहर देखने लगे। कुछ लोग इस जीवंत दृश्य को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कुछ अन्य महिलाएं किसी आकर्षक युवक को देखते ही शर्मा जाती और संकोच से अपने रुमाल को मरोड़ने लगती। छोटे बच्चे तो और भी ज्यादा बेफिक्र थे।
इस दिन तो गरीब परिवारों के बच्चे भी अपनी भूख मिटाने के लिए मीठे हॉक के टुकड़ों का लुत्फ उठा सकते थे। धनी परिवारों के बच्चे अच्छे कपड़े पहने और खूबसूरत लालटेन लिए हुए सड़क किनारे लगे स्टॉलों से बड़े बड़े मीठे चावल के गोले खाने के लिए शोर मचा रहे थे। उनके नौकरों के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाजार की सड़कें भीड़भाड़ वाली थी, इसलिए गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी। उस समय चाहे कोई राजकुमार का बेटा हो या मार्क्विस की बेटी, सभी को पैदल आना पड़ता था और छोटी छोटी कुर्सियों पर बैठकर खाना पड़ता था। इसके बावजूद धनी परिवारों के इन बच्चों को अब भी लगता था कि घर का खाना घर के खाने के मुकाबले कुछ भी नहीं था, केवल यहाँ का खाना ही इतना स्वादिष्ट और आनंददायक था। उस रात स्टॉल मालिकों ने खूब धन कमाया और राजधानी शहर में हर कोई, युवा और वृद्ध, खुशी और हंसी से झूम उठा। सभी लोग आनंदित थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे शहर की आबादी उमड़ पड़ी थी। फिर भी शहर की दीवार पर खड़े दोनों लोग चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। शेया रुकिंग ने अपना सिर घुमाया और संयोगवश झाओ जुन्याओं का चेहरा देखा। वह गंभीर दिख रहा था, फिर भी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी काली पुतलियों में दूर से आती रोशनी के बिंदु प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे वे काले रत्नों की तरह चमक रही थी। उसने सोचा, वह संतुष्टि होगा, है ना? वह महज 20 साल का था। 21वीं सदी में उसकी उम्र का कोई व्यक्ति अभी भी अनुभवहीन युवक ही माना जाएगा, जिसने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि भी प्राप्त नहीं की हो। फिर भी झाओ जुन्याओ ने पूरे साम्राज्य का भार अपने कंधों पर उठाया। वह अक्सर उसे पुराने ख्यालों का सख्त, हमेशा गंभीर चेहरा बनाए रखने वाला और शायद ही कभी मुस्कुराने या बोलने वाला कहकर चिढ़ाती थी। वह मन ही मन अक्सर इस बात से भी परेशान रहती थी कि उसके हाथ में हमेशा एक किताब रहती थी और उसे आधा डर रहता था कि कहीं वह खुद को पूरी तरह से किताबी कीड़ा न बना ले। अब उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। कौन नहीं चाहेगा कि वो बेफिक्र और खुशमिजाज नौजवान बन जाए। ऐसा नहीं था कि वो बनना नहीं चाहता था, बल्कि वो बन ही नहीं सकता था। बाहरी तौर पर उसे जागीरदार राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध संभालने थे। आंतरिक तौर पर उसे शाही दरबार के लगातार बदलते राजनीतिक परिदृश्य को समझना था। ऊपर उसे अपने शाही पूर्वजों के योग्य बनना था, नीचे उसे राज्य के सभी नागरिकों की रक्षा करनी थी। ये उसके लिए आसान नहीं होगा। शेया रुकिंग को अचानक ऐसा लगा जैसे वह कुएं में फंसा हुआ मेढक हो। उसे अचानक उसके लिए दिल में दर्द का एक हल्का सा एहसास हुआ। होश में आने पर ज़ेया रुकिंग को एहसास हुआ कि झाओ जुन्याओ उसे घूर रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया और थोड़ा अपराधबोध महसूस करते हुए उसने कमजोर स्वर में पुकारा, सम्राट। झाओ जुन्याओ। वह थोड़ा चिढ़ गया था। आखिर ये लड़की क्या सोच रही थी? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसकी निगाहों में सहानुभूति झलक रही थी? उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने गंभीर चेहरे से पूछा, लेडी शेया, आपकी आंखों में उस भाव का क्या मतलब है? वह आगे बढ़ा और उसे शहर की दीवार से सटाकर तब तक धकेलता रहा जब तक कि उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची। सम्राट, सम्राट। शर्मिंदगी से शेया रुकिंग पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेखबर उसका पैर अपनी ही स्कर्ट पर पड़ गया। साथ ही उसके पैर में चोट भी लगी थी और इसलिए आह, घबराहट भरी चीख के बाद वह उसकी बाहों में गिर पड़ी। झाओ जुनियाओ ने बड़ी सहजता से उसे गोद में उठा लिया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मेरी बाहों में आने के लिए इतने बेताब? शेया रुकिंग शर्म से लाल हो गई और गुस्से से भड़क उठी। खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए झाओ जुनियाओ ने उसे फिर से डांटा। अगर तुमने दोबारा हिलने की हिम्मत की तो यकीन मानो, मैं आज रात तुमसे अच्छे से निपटूंगा। शेया रुकिंग जानती थी कि वह कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करता था। आज 15 तारीख थी। अगर वह बिस्तर पर उसकी सेवा करती तो महारानी शायद उसे खा जाती। ये सोचकर उसने हिलने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। शेया रुकिंग ने बेशर्मी से सोचा, रात की हवा ठंडी है, लेकिन उसका आलिंगन गर्म है। उसके आलिंगन में रहना इतना बुरा भी नहीं है, खासकर इसलिए कि वह इतना सुंदर है। रूई से लिपटा हुआ शेया रुकिंग सुगंधित लग रहा था और छूने में मुलायम और रोएदार था और वह थोड़ा कांप रहा था। झाओ जुनियाओ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक अकेली छोटी सफेद लोमड़ी को पकड़े हुए हो, जो जीने के लिए पूरी तरह से उसके स्नेह पर निर्भर थी। उसका हृदय अचानक नर्म पड़ गया। वह उसे और कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन जब गलती से उसका हाथ उसके हाथ से छू गया तो वह तुरंत भौहें चढ़ा बैठा। इतनी ठंड? क्या आपको बहुत ठंड लग रही है?
वह भूल गया था कि वह कमजोर थी और ठंड सहन नहीं कर सकती थी। रात ठंडी है, क्या सम्राट को ठंड नहीं लग रही? शेया रुकिंग की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह सचमुच बहुत ठंडी थी। ठंड। झाओ जुनियाओ को ठंड महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे लगा कि वह कमजोर, दयनीय और असहाय प्रतीत होती है। वह शायद ही कभी किसी पर दया करता था, खासकर हरम की महिलाओं पर। लेकिन इस बार उसका दिल अनियंत्रित रूप से पानी की तरह पिघल गया। अगर आपको ठंड लग रही है, तो मैं आपको महल वापस ले चलूंगा। बोलते बोलते वह धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में उठाकर वापस चलने लगा। दरअसल अभी भी समय था, लेकिन वह उसे ठंड का एहसास होते हुए नहीं देख सकता था। पहले चंद्र महीने के अंत में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अगर वह लौटकर ठंड से बीमार पड़ जाती, तो उसे ठीक होने में 10 दिन से लेकर आधा महीना और लग जाता। जल्दी लौट आना बेहतर था। एक नाजुक बच्ची को ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए। उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह अच्छी तरह से पोषित रहे, शायद थोड़ी मोटी और गोरी हो जाए, और उसे कई बेटे पैदा करे। रुको, बेटे पैदा करे। झाओ जुनियाओ को एहसास हुआ कि वह एक बार फिर अपना नियंत्रण खो रहा है। वह उसके बेटों को जन्म देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? जाहिर है, महारानी उसकी पत्नी है। और अगर इतना ही काफी नहीं है, तो उसकी बचपन की चचेरी बहन, कुलीन उपपत्नी शिव भी है। ये सच है कि फैन परिवार और शिव परिवार अपार शक्ति रखते हैं। राजवंश के लिए अपनी खूबियों पर भरोसा करते हुए वर्षों से उनका दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है, और उन्हें देर सवेर उनकी औकात दिखानी ही होगी। लेकिन आखिरकार महारानी और कुलीन पत्नी दोनों ही उसकी प्रमुख और गौण पत्नियां हैं। वे बस दो महिलाएं हैं। वह उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से इतना प्रभावित नहीं है कि एक को बच्चे पैदा करने से रोक दे या दूसरी को बच्चों का पालन पोषण करने से। अगर उसमें क्षमता ही नहीं है, तो डर से उसे क्या लाभ होगा? अगर उसमें क्षमता है, तो चाहे वे 10 या 8 बच्चे ही क्यों न पैदा करें, वह उन्हें नियंत्रण में रख सकता है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि किसी के पास पूर्ण अधिकार या व्यापक प्रभाव है? उसके पास उन्हें दबाने की शक्ति है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे फिर कभी उठ न सकें। इसलिए वह महिलाओं के साथ बहस करना पसंद नहीं करता। उसकी नज़र में वे सभी एक समान हैं। जन्म लेने वाला हर बच्चा झाओ उपनाम धारण करेगा और शाही परिवार का बच्चा होगा। लेकिन अब लेडी शेया के साथ यह अलग क्यों लग रहा है? उनके बच्चों के लिए उनके मन में एक अजीब सी उम्मीद है। कुछ देर सोचने के बाद भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने सोचा, शायद इसका कारण यह है कि उसका स्वभाव मनमोहक है और वह प्यारी और चतुर है। वह आमतौर पर महिलाओं पर समय या प्रयास खर्च करना पसंद नहीं करता था। इस बारे में ज्यादा सोचे बिना ही उसने सवाल को एक तरफ फेंक दिया। क्योंकि वह मनमोहक है, तो उसे और अधिक लाड़ प्यार करने में क्या हर्ज है? इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब वे महल लौटे, तो समय बिल्कुल अनुकूल था। शेया रुकिंग ने अपने कपड़े बदले, अपना मेकअप और बाल ठीक किए, फिर झाओ हुआ मंडप से निकलकर महारानी के जियाओफांग हॉल की ओर चल पड़ी। झाओ हुआ मंडप एकांत में स्थित होने के कारण रास्ता लंबा था। जिया रुकिंग जल्दी में थी और रास्ते में अनजाने में उसका टखना मुड़ गया। जब वह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जियाओफांग हॉल पहुंची, तब भी वह लंगड़ा रही थी। महारानी चिंता से देख रही थी, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। सच में, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? शेया रुकिंग ने जल्दी से घुटने टेक दिए। ये नौकर शॉर्टकट लेने के लिए उत्सुक था और शाही उद्यान से होकर गुजरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पत्थरों पर पाला जमा होगा, और इसीलिए मैं लापरवाह हो गया। बस करो, उठो, महारानी ने कहा। फिर उन्होंने निर्देश दिया, चूंकि तुम यहाँ हो, अभी मत जाओ। महारानी माँ अभी नहीं आए हैं। ये सेविका महारानी की दया के लिए उनका धन्यवाद करती है। जिया रुकिंग ने तुरंत प्रणाम किया। उसके सम्मानजनक और सतर्क व्यवहार को देखकर महारानी को बहुत प्रसन्नता हुई। उनका चेहरा नर्म पड़ गया और उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा। एक सम्मानित महिला जो न तो विशेष रूप से पसंदीदा थी और न ही नापसंद की गई। महारानी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी चिंता भी केवल अपनी सदाचारी छवि को बनाए रखने तक ही सीमित थी। इस महल में कौन जीवित रहने की योजना नहीं बना रहा है? लालटेन महोत्सव का भोज मध्य शरद महोत्सव से कुछ खास अलग नहीं था। जिया रुकिंग एक सुनसान जगह पर बैठी थी और उसने अपनी पहचान छिपाए रखी। अन्य रखेलों का ध्यान उस पर नहीं था। यहाँ तक कि हमेशा मुसीबतें खड़ी करने वाली सम्मानित महिला हूँ ने भी उससे एक शब्द नहीं कहा। शायद विषैले पनीर की घटना के बाद वह माननीय महिला हूँ मुझसे बेहद नफरत करती थी, शेया रुकिंग ने सोचा।
लेकिन वह शांति से खुश थी। कुछ देर बैठने के बाद महारानी ने थकान महसूस होने का जिक्र किया और चली गई। सम्राट की सेवा में व्यस्त रहने वाली महारानी का ध्यान भी भटक गया था। सभी लोग चतुराई से तितर बितर हो गए और ज़िया रुकिंग इससे काफी खुश थी। वापस लौटते समय ज़िया रुकिंग बहुत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके टखने में अभी भी दर्द हो रहा था। झाव हुआ मंडप पहुंचकर उसने अपने जूते और मोजे उतार दिए। जीयू एक दीपक लेकर उसे जांचने आए और तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो बहुत सूझ गया है। मेरी महिला, हमें शाही चिकित्सक को बुलाना चाहिए। ज़िया रुकिंग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। शाही चिकित्सक को बुलाने से महारानी जरूर घबरा जाएंगी, और आज 15 तारीख है। कौन इतनी हिम्मत करेगा कि उस रात महारानी को परेशान करे जब वह सम्राट के साथ हों? क्या वे जीना नहीं चाहते? तो फिर ज़ेडयू असमंजस में पड़ गई। बर्फ की सिकाई करो, अगर सूजन ज्यादा न हो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। सांस, सर्दियों के चरम पर भी बर्फ आसानी से मिल जाती थी। जब वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक छोटी झूजी वहां आ गई। माननीय महिला, ये वह औषधीय तेल है जो सम्राट ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। उसने एक अत्यंत परिष्कृत सफेद जैद की शीशी भेंट करते हुए कहा। शीशी छोटी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उसमें कोई अनमोल वस्तु थी। ज़ेडयू का चेहरा खुशी से चमक उठा। माननीय महिला के पैर में चोट लगी है, क्या ये औषधीय तेल हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है? ज़िया रुकिंग भी खुश थी, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी, इसलिए उसने पूछा, मेरा खाने का डिब्बा कहाँ है? आंगन में प्रवेश करते ही मैंने इसे शियाओ झूजी को सौंप दिया था। शियाओ झूजी ने उत्तर दिया। ज़िया रुकिंग ने कुछ हद तक आश्वस्त होकर सिर हिलाया। छोटी झूजी के जाने के बाद शियाओ जीजी सचमुच खाने का डिब्बा लेकर अंदर आई। ज़िया रुकिंग ने खाने का डिब्बा खोला और कहा, दावत में मेरा पेट नहीं भरा। मैंने इसे आज बाहर से खरीदा है। ये सस्ता भी था और रात भर रखने से खराब भी नहीं होगा। इसे लो और गरम कर लो। चलो सब मिलकर खाते हैं। महारानी, क्या आप सम्राट के लिए कुछ बचाकर नहीं रखेंगी? ज़ेडयू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़िया रुकिंग ने उसकी ओर आंखें घुमाई। अगर हम इसे कल तक रखेंगे तो ये बचा हुआ खाना हो जाएगा, और मैं सम्राट को बचा हुआ खाना खिलाने की हिम्मत नहीं कर सकती। वह ये सब चीजें खुद बना सकती है। जरूरत पड़ने पर वह किसी और दिन उसके लिए दूसरा खाना बना सकती है। ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। इस समय इंपीरियल किचन भी बंद था। खाने के लिए कुछ मिलना आसान नहीं होगा। जब आपके पास स्वादिष्ट भोजन से भरा ऐसा डिब्बा हो, तो उसे क्यों रखना? ज़ेडयू और ज़ियाओ जीजी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खाने के डिब्बे में तिल के केक, मीठे कांटेदार पेड़ के फल, कमल के पत्ते के केक, मूंग दाल के केक, तले हुए बटेर, मछली के गोले, सूप के पकौड़े और बदबूदार टोफू सहित कई तरह के स्ट्रीट स्नैक्स थे। शाओ जीजी एक छोटा सा कोयले का चूल्हा लेकर आए और उसे जलाया। जिन चीजों को पकाने की जरूरत थी, उन्हें दोबारा पकाया गया, और जिन चीजों को भाप से गर्म करने की जरूरत थी, उन्हें उसी हिसाब से गर्म किया गया। हालांकि इनका स्वाद उतना अच्छा नहीं था जितना कि ताज़ा बनने पर होता है, लेकिन भूख के कारण लोग कम नखरे करते हैं, और ज़िया रुकिंग को ये उतने ही स्वादिष्ट लगे। उसने हर चीज थोड़ी थोड़ी खाए और अंत में उसने अपना पेट थपथपाया। आखिरकार उसका पेट भर गया था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।